हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं सभी लोग ठीक और स्वस्थ होंगे। तो हम लोग रिवीजन सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज कैपेसिटर का स्टडी करेंगे। इसका बच्चों कैपेसिटर का। तो इसमें हम लोग कैपेसिटर पे चार्ज ऑन एक कंडक्टर, इसका पहले स्टडी करते हैं। किसी भी कंडक्टर पे जो चार्ज होगा वो कितना एम्पीयर होगा, चार्ज ऑन ए कंडक्टर। तो एज्यूम कर लिया जाए यहाँ पे दो प्लेट है, ये दोनों कंडक्टर्स हैं, इस पर Q1 चार्ज है, इस पर क्या है बच्चों Q2 चार्ज है। क्या है Q2 चार्ज दिया जा रहा है इनको। ये पूरा प्लेट ऐसे है, यह प्लेट ऐसे है। अब कह रहा है कि इनके आउटर सरफेस पर और इनर सरफेस पे चार्ज की क्वांटिटी बताइए। तो इसके लिए क्या करेंगे बच्चों, हम लोग जानते हैं किसी भी अगर कंडक्टर को चार्ज दिया जाए तो उसके बोथ सरफेस पर इक्वली डिवाइड हो जाएगा। हैंस Q1/2 इस पर आ जाएगा। कितना बच्चों Q1/2, और Q1/2 दूसरे सरफेस पर भी आ जाएगा। यहां पर अगर Q2 चार्ज दिया जाए तो Q2/2 इस पर आ जाएगा और Q2 दूसरे सरफेस पर भी आ जाएगा, Q2/2 चार्ज। ये गिवन चार्ज है। क्या बच्चों गिवन चार्ज है। अब इंडक्शन के द्वारा भी यहाँ पे चार्ज प्रोड्यूस होगा। अगर यहाँ पे Q2/2 है तो यहाँ इंडक्शन के द्वारा कितना चार्ज प्रोड्यूस होगा बच्चों, -Q2/2। कितना, अगर इस पर +Q2/2 है तो इसके जो फ्रंट सरफेस पर इंड्यूस चार्ज प्रोड्यूस होगा वो -Q2/2, और इंडक्शन में अगर माइनस है इधर तो उतना ही सेम चार्ज इधर क्या होगा बच्चों, +Q2/2 भी इंड्यूस होगा। अब यहाँ पे गिवन सरफेस है Q1/2, तो इसके द्वारा इस पर इंडक्शन से जो चार्ज प्रोड्यूस होगा वो कितना बच्चों, a +Q1/2, तो ये -Q1/2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, -Q1/2। अगर इस पर माइनस तो इस पर क्या होगा बच्चों, प्लस होगा। क्या, Q1/2। तो इनके आउटर सरफेस पर अगर चार्ज देखा जाए Q आउट, क्या बच्चों Q आउट, तो ये कितना हो जाएगा, Q आउट क्या होगा बच्चों, Q1/2 + Q2/2, Q1/2 + Q2/2। और दोनों फर्स्ट और सेकेंड दोनों कंडक्टर के आउटर सरफेस पर Q1/2 + Q2/2 चार्ज ही आएगा। यहां से अगर चाहे तो 1/2 कॉमन कर लें, Q1 + Q2। अगर यहां भी देखें इसके आउटर सरफेस पर, इस पर तो Q1/2 + Q2/2, ये क्या हो जाएगा बच्चों, Q आउट। क्या हो जाएगा, Q आउट। इनर सरफेस पे चार्ज कितना होगा, तो Q in = हो जाएगा यहां से। अगर फर्स्ट पर देखा जाए Q in फर्स्ट, तो यहां पर है Q1/2, कितना बच्चों Q1/2, और यहां पे कितना है -Q2/2, -Q2/2, तो 1/2 यहां से हम लोग कॉमन कर लें तो Q1 - क्या हो जाएगा Q2। Q in फर्स्ट, क्या लिखेंगे, Q in फर्स्ट। अब हम लोग देखते हैं कि सेकेंड वाले पर कितना आएगा, Q in सेकेंड। क्या बच्चों Q in सेकेंड क्या होगा, इस सरफेस पर अगर चार्ज देखा जाए तो Q2/2 -Q1/2, कितना बच्चों Q1/2। तो यहाँ 1/2 को बाहर कर देंगे तो Q2 - क्या हो जाएगा Q1, माइनस कॉमन कर ले 1/2, तो ये क्या हो जाएगा Q1 - Q2। क्या है बच्चों, Q1 - Q2। इसका मतलब आउटर सरफेस पर चार्ज का अमाउंट और नेचर दोनों सेम होगा, लेकिन इनर सरफेस पर चार्ज का मैग्नीट्यूड तो सेम होगा लेकिन उनके नेचर क्या होंगे, यहाँ पे पॉजिटिव तो यहाँ पे निगेटिव हो जाएगा। क्या बच्चों, निगेटिव। इसको हम लोग एक क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं। ये ज्यूम कर लिया जाए कि ये कोई चार्ज प्लेट है, इस पर 20 कूलाम का चार्ज गिवन है, इस पर -40 कूलाम। कितना बच्चों, -40 कूलाम। कर जब इन दोनों के एक दूसरे के क्लोज लाया जाए तो दोनों के आउटर और इनर सरफेस पर चार्ज का अमाउंट बताइए। इन दोनों को क्या किया जा रहा है, एक दूसरे के क्लोज लाया जा रहा है ऐसे, यहीं पे रहने देते हैं। ये पहले दूर दूर थे, इनको चार्ज इतना गिवन है और दूसरे के क्लोज लाया गया। तो यहाँ पे अगर 20 कूलाम है तो इस सरफेस पे 10 कूलाम आ जाएगा और इस सरफेस पर भी कितना आ जाएगा बच्चों, 10 कूलाम। यहां पर
-20 कूलाम और यहां पर भी क्या होगा बच्चों, -20 कूलाम चार्ज आ जाएगा। अब इंडक्शन के द्वारा अगर इस पर +10 है तो यहां पे क्या होगा बच्चों, -10 कूलाम। अगर इस सरफेस पे +10 है तो इसके फ्रंट वाले सरफेस पे -10 कूलाम। यहाँ पे गिवन चार्ज जो है, अगर इस पर +10 तो यहाँ पे इंडक्शन द्वारा क्या होगा बच्चों, सॉरी -10 तो +10 कूलाम। यहाँ पे -20 है तो इंडक्शन द्वारा कितना होगा, +20 कूलाम। और अपोजिट साइड पे क्या होगा बच्चों, -20 कूलाम। ये इंड्यूस चार्ज है। कौन सी चार्ज है, इंड्यूस चार्ज। अब यहाँ पे देखा जाए तो आउटर सरफेस पर जो चार्ज होगा क्यू आउट, वो कितना होगा, 10 कूलाम और -20 कूलाम। 10 -20 इक्वल्स टू -20 कूलाम। यहाँ पर भी देखा जाएगा आउटर सरफेस पे तो +10 और -20 अगेन कितना हो जाएगा, -10 हो जाएगा। क्या बच्चों, -10। तो ये क्यू आउट है, मतलब आउटर सरफेस पे चार्ज का क्वांटिटी या मैग्नीट्यूड सेम होगा, लेकिन उनका सेम भी होगा, उनके नेचर भी क्या होंगे, सेम। अगर इस पर -10 कूलाम है तो इस पर भी -10 कूलाम ही होगा। नेक्स्ट अगर हम लोग इसके इनर सरफेस पर देखें तो क्यू इन क्या होगा बच्चों, क्यू इन फर्स्ट वाले पर क्यू इन कितना होगा, इस पर तो 10 कूलाम यहाँ पे है और यहाँ पे कितने बच्चों, +20 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 30 कूलाम। और क्यू इन सेकेंड सरफेस पर देखा जाए तो यहाँ पर देखा जाए इनर सरफेस पर तो -10 और -20, -10 -20 कितना आ जाएगा बच्चों, -30 कूलाम। क्या आ जाएगा, -30 कूलाम। तो इनर सरफेस पे मैग्नीट्यूड तो सेम रहेगा, लेकिन नेचर क्या होगा बच्चों, ऑपोजिट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑपोजिट। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं और इस पे क्वेश्चन कैसे बनाए जा सकते हैं। यहां पर अगर देखा जाए तो एक कंडक्टिंग होलो स्फीयर है, ये दूसरा कंडक्टिंग होलो स्फीयर है। यहां पर क्या किया, नॉन कंडक्टिंग सब्सटेंस के थ्रू एक कंडक्टिंग वायर लाया गया। क्या बच्चों, एक कंडक्टिंग वायर लाया गया, इसको पॉजिटिव चार्ज Q1 दिया गया और आउटर सरफेस को पॉजिटिव चार्ज क्या दिया गया, Q2। तो अगर हम लोग इस पर Q1 चार्ज देंगे तो जो आउटर स्फीयर है उसके इनर सरफेस पे कितना चार्ज इंड्यूस हो जाएगा बच्चों, -Q1/2। लेकिन क्या एक जो हम लोग Q2 चार्ज दे रहे हैं इसकी वजह से भी इसमें इंड्यूस चार्ज प्रोड्यूस होगा, नहीं। क्यों, क्योंकि जो हम लोग Q2 चार्ज देंगे इसके आउटर सरफेस पर, उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इसके भीतर नहीं होगा, बल्कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, आउटसाइड द स्फीयर होगा। क्या होगा, आउटसाइड द स्फीयर। तो जो हम लोग Q2 चार्ज देंगे आउटर स्फीयर के आउटर सरफेस पर, उसके कारण इनर स्फीयर पे कोई भी चार्ज प्रोड्यूस नहीं होगा। लेकिन जो हम लोग ये स्मॉलर स्फीयर पे Q1 चार्ज देंगे, इसकी वजह से यहाँ -Q और यहाँ पे क्या प्रोड्यूस हो जाएगा, +Q चार्ज। तो कहा जाए नेट चार्ज इसके इनर सरफेस पे कितना हुआ, -Q1, लेकिन आउटर सरफेस पर कितना हो जाएगा, Q1 + Q2। अगेन मैं रिपीट कर रहा हूं, अगर दो कॉन्सेंट्रिक स्फीयर गिवन हो और भीतर वाले स्फीयर पे +Q1 चार्ज दिया जाए और बाहर वाले स्फीयर को +Q2, तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के बाद प्रत्येक स्फीयर पे कितने कितने चार्ज आ जाएंगे। इस Q1 के कारण यहाँ पे -Q1 इंड्यूस होगा और +Q1 इंड्यूस होगा, लेकिन इस Q2 के कारण इस पर इंड्यूस नहीं होगा। तो इस सरफेस पे जो चार्ज आएगा Q1 रहेगा, इसके इनर सरफेस पे -Q1 रहेगा और आउटर सरफेस पर क्या हो जाएगा, Q1 + Q2 हो जाएगा, जिसमें से Q2 क्या है, गिवन चार्ज है और Q1 क्या है बच्चों, इंड्यूस चार्ज है। क्या है, इंड्यूस चार्ज। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इलेक्ट्रिक कैपेसिटी क्या होता है। क्या बच्चों, इलेक्ट्रिक कैपेसिटी। व्हाट इज इलेक्ट्रिक कैपेसिटी। तो हम लोग जानते हैं किसी भी कंडक्टर बॉडी द्वारा चार्ज एक्सेप्ट करने की जो कैपेसिटी होती है उसे इलेक्ट्रिक कैपेसिटी कहते हैं। क्या बच्चों, चार्ज एक्सेप्ट करने की जो कैपेसिटी होती है उसे इलेक्ट्रिक कैपेसिटी कहते हैं। और C = क्या होता है, Q/V। क्या बच्चों,
इलेक्ट्रिक कैपेसिटी C इक्वल टू क्या होता है, Q बाई V। और यह जो इलेक्ट्रिक कैपेसिटी C होती है यह ऑलवेज पॉजिटिव होती है। क्या होती है बच्चों, ऑलवेज पॉजिटिव होती है। यह कभी भी चार्ज पे डिपेंड नहीं करेगा। जैसे इस फॉर्मूले से ऐसा लग रहा है कि चार्ज पे डिपेंड करेगा, लेकिन नॉट डिपेंड्स अपॉन चार्ज, नॉट डिपेंड्स अपॉन चार्ज। क्यों? जैसे मान लीजिए कोई अगर हमारे पास वेसल है जिसकी कैपेसिटी 2 लीटर है, इसमें 2 लीटर तक वाटर रखा जा सकता है, तो चाहे इसमें वाटर प्रेजेंट हो या वाटर प्रेजेंट ना हो, इसकी कैपेसिटी 2 लीटर ऑलवेज बनी रहेगी। वैसे ही कोई अगर कंडक्टर है, इस पर चार्ज प्रेजेंट हो या ना प्रेजेंट हो, इसकी कैपेसिटी पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। और कैपेसिटी ऑलवेज क्या होगा बच्चों, ऑलवेज पॉजिटिव भी होगा। क्या होगा, ऑलवेज पॉजिटिव। क्यों? क्योंकि अगर चार्ज पॉजिटिव तो पोटेंशियल भी पॉजिटिव, चार्ज निगेटिव तो पोटेंशियल भी क्या होगा, निगेटिव। तो निगेटिव बाई निगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो ये किस पे डिपेंड करेगा, अभी हम लोग आगे देखेंगे भी कि ये कंडक्टर के साइज पे डिपेंड करेगा। किस पे बच्चों, साइज पर, उसके शेप पे डिपेंड करेगा, उसके चारों ओर के मीडियम पे डिपेंड करेगा। किस पे बच्चों, मीडियम पे। और इसके पास अदर कंडक्टर पर भी डिपेंड करेगा कि अदर कंडक्टर वहां पे प्रेजेंट है कि नहीं है। तो कद ये जो इलेक्ट्रिक कैपेसिटी C होगी, क्या वो चार्ज पे डिपेंड करेगा, नहीं, ऑलवेज क्या होगा, पॉजिटिव होगा। किस पे डिपेंड कर सकता है, साइज पे, शेप पर, इसके चारों ओर के मीडियम पे, और इसके पास अदर कंडक्टर के होने या न होने पर भी डिपेंड करेगा। तो C इक्वल टू कितना होगा बच्चों, Q बाई V। अब हम लोग देखते हैं किसी स्फेरिकल कंडक्टर की कैपेसिटी। क्या बच्चों, स्फेरिकल कंडक्टर की कैपेसिटी हम लोग जानते हैं। तो ऑब्जेक्टिव यहां से एक बनाया जा सकता है कि कैपेसिटी ऑफ ए कंडक्टर विल बी ऑलवेज पॉजिटिव, बी में दे सकता है डिपेंड्स अपॉन चार्ज, सी में दे सकता है डिपेंड्स अपॉन शेप एंड साइज, डी में दे सकता है नॉन ऑफ दीज। तो 2 करेक्ट होगा। कौन कौन सा बच्चों, ऑलवेज पॉजिटिव और डिपेंड्स अपॉन शेप एंड साइज पे। इलेक्ट्रिक कैपेसिटी ऑफ स्फेरिकल कंडक्टर, किसका बच्चों, स्फेरिकल कंडक्टर। एज्यूम कर लिया जाए आर रेडियस का, कितने रेडियस का बच्चों, आर रेडियस का कोई स्फेरिकल कंडक्टर है और इस पर पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो इसकी जो कैपेसिटी होगी जब ये फ्री स्पेस में होगा तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर हो जाएगा। कितना हो जाएगा बच्चों, C नॉट इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। इस पे चार्ज हो या ना हो, कैपेसिटी इतनी ही रहेगी। अगर इसके चारों ओर मीडियम रख दिया जाए, क्या किया जाए बच्चों, मीडियम रख दिया जाए, तो इलेक्ट्रिक कैपेसिटी कितनी हो जाएगी, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट K इंटू आर हो जाएगा। 4 पाई एप्सिलॉन K इंटू आर हो जाएगा। अब यहां से अगर देखा जाए तो C इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 4 पाई, K को बाहर कर देते हैं तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर हो जाएगा। इस K को बाहर कर देंगे तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर बच जाएगा। और इसके प्लेस पे हम लोग क्या सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, C नॉट, तो K इंटू C नॉट हो जाएगा। हेंस अगर इस कंडक्टर को ले जाकर किसी मीडियम में रख दिया जैसे वाटर में, तो इसकी कैपेसिटी क्या होगी बच्चों, K टाइम्स हो जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी। क्या होगी बच्चों, इंक्रीज कर जाएगी। तो अभी हम लोग पढ़े थे कि इसकी कैपेसिटी किस पे डिपेंड कर सकती है, शेप पर, साइज पर और इसके चारों ओर के मीडियम पर। तो अगर इसका साइज बढ़ा दिया जाए, क्या किया जाए बच्चों, रेडियस बढ़ा दिया जाए, कैपेसिटी बढ़ जाएगी। इसके चारों ओर मीडियम ला के रख दिया जाए तो भी कैपेसिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। अभी हम लोग आगे देखेंगे कि इसके शेप पर भी डिपेंड करेगा और इसके चारों ओर के जो कंडक्टर्स प्रेजेंट होंगे उन पर भी ये क्या करेगा, डिपेंड करेगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इसमें कि अगर हम लोग स्फेरिकल कंडक्टर ले लेते हैं तो यहां से 2 ऑब्जेक्टिव बना सकता है। क्या कि अगर हम लोग इस स्फीयर की रेडियस बढ़ाकर अर्थ की रेडियस के बराबर कर दें तो इलेक्ट्रिक कैपेसिटी कितना हो जाए, इसका मतलब आर जो हो जाए आर ई के इक्वल हो जाए
6.4 इंटू 10⁻6 मीटर कर दिया जाए तो कैपेसिटी कितनी हो जाएगी 4πε0 इंटू आर, इसकी वैल्यू हो जाएगी 1/9 इंटू 10⁹ और इसकी वैल्यू क्या होगी बच्चों 6.4 इंटू 10⁻6। जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या ऑब्टेन होगा यहां से 711 माइक्रोफैरेड। इसका मतलब अगर कोई स्फेरिकल कंडक्टर इस प्रकार लिया जाए कि उसकी रेडियस अर्थ की रेडियस के इक्वल हो जाए, इतना बच्चों अर्थ के रेडियस के इक्वल हो जाए, तो उसकी कैपेसिटी केवल 711 माइक्रोफैरेड ऑब्टेन होगी, जो बहुत ही कम है। ये ऑब्जेक्टिव में हमसे पूछा जा सकता है। सेकेंड ऑब्जेक्टिव हमसे क्या पूछ सकता है, सेकेंड ऑब्जेक्टिव पूछा जा सकता है बच्चों कि 1 फैरेड कैपेसिटी ऑब्टेन करने के लिए किसी स्फेरिकल कंडक्टर का रेडियस क्या होना चाहिए। क्या बच्चों रेडियस क्या होना, इसका मतलब अगर सी हमें 1 फैरेड ऑब्टेन करना है तो आर हमसे पूछ सकता है कितना होगा। तो हम लोग जानते हैं सी इक्वल टू 4πε0 इंटू आर फ्री स्पेस में। तो यहां से अगर इसको 1 ऑब्टेन करना है तो इसे क्या लिखेंगे बच्चों 4πε0 इंटू आर, या 1/4πε0 इक्वल्स टू आर हो जाएगा। यहां से क्या हो जाएगा 9 इंटू 10⁹ इक्वल्स टू आर। इसका मतलब उसकी रेडियस कितनी होनी चाहिए बच्चों 9 इंटू 10⁹ मीटर होनी चाहिए। ये अर्थ से भी बड़ा होगा। क्या बच्चों अर्थ से भी बड़ा होगा। अब देखते हैं हम लोग कि अगर किसी स्फेरिकल कंडक्टर पर चार्ज दिया जाए तो उसमें कितनी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कंजर्व हो जाएगी। एज्यूम कर लिया जाए कोई स्फेरिकल कंडक्टर है। क्या बच्चों स्फेरिकल कंडक्टर है, इस पर अगर पहला चार्ज दिया जाए तो आसानी से आ जाएगा, लेकिन अगर दूसरे चार्ज को लाया जाए तो यह चार्ज इसको रिपल्स करेगा, तो इसको लाने में वर्क डन किया जाएगा। तीसरा चार्ज लाया जाएगा तो ये दोनों इसको रिपल्स करेंगे, इसका मतलब इसको लाने में और वर्क डन होगा। चौथे चार्ज को लाया जाए तो ये तीनों मिलकर इसको रिपल्स करेंगे, इसका मतलब इसको लाने में और ज़्यादा वर्क डन होगा। तो ये जो वर्क डन होंगे या इस स्फीयर द्वारा प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड में पोटेंशियल एनर्जी के रूप में कंजर्व हो जाएगा, जिसे हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। यहाँ पे ध्यान देना है कि इस स्फीयर के भीतर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा। हम लोग जानते हैं कंडक्टिंग स्फीयर के भीतर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा बच्चों जीरो। तो अगर यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है तो यहाँ पे कोई पोटेंशियल एनर्जी इसके भीतर कंजर्व नहीं होगी, तो फिर पोटेंशियल एनर्जी कंजर्व कहाँ होगी स्फीयर के चारों ओर जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस किया जाएगा। क्या बच्चों स्फीयर के चारों जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस किया जाएगा इस इलेक्ट्रिक फील्ड में कंजर्व होता है। और कितना अगर इस पर क्यू चार्ज हो या भी पोटेंशियल तक इसको चार्ज कर दिया जाए, इसकी कैपेसिटी क्या हो सी, तो इसमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाए बच्चों हाफ CV² हो जाएगा इक्वल्स टू हाफ Q²/C हो जाएगा इक्वल टू हाफ Q इंटू V हो जाएगा। कितना बच्चों हाफ Q इंटू V हो जाएगा। तो कह दिया जाए कि जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कंजर्व होगा ये कहाँ पे होगा। एक ऑब्जेक्टिव बना सकता है इसके सरफेस पर, इनसाइड द सरफेस, आउटसाइड द सरफेस, या ऐसे भी पूछ सकता है कि कहाँ से कहाँ तक कंजर्व होगा। तो लिखेंगे R टू इनफाइनाइट। क्या बच्चों R और इनफाइनाइट के बीच में, मतलब अगर इसकी रेडियस कैपिटल R कर दी जाए तो यहाँ से लेकर के और इनफाइनाइट तक ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कंजर्व होगा। लेकिन इस स्फीयर के भीतर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी जीरो। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी पे एक ऑप्शन ऐसे बना सकता है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कहाँ पे कंजर्व होगी। तो हम लोग को याद रखना पड़ेगा इलेक्ट्रिक फील्ड में कंजर्व रहती है, और इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ से कहाँ तक है सरफेस से लेकर के इनफाइनाइट तक। कहाँ तक बच्चों सरफेस से लेकर के इनफाइनाइट तक। नेक्स्ट हम लोग को इस पर दो ऑब्जेक्टिव और बना सकता है। कहेगा कि दो स्फेरिकल कंडक्टर्स हैं या दो कंडक्टर्स हैं जिनकी कैपेसिटी C1 और C2 है। क्या बच्चों C1 एंड C2। इफ C1 इज ग्रेटर देन C2 एंड both conductors are charged up to same potential, up to सेम पोटेंशियल। कहां तक चार्ज किए जा रहे हैं बच्चों सेम पोटेंशियल तक। देन पोटेंशियल एनर्जी जो U1 होगी इज ग्रेटर देन U2। सेकेंड जो होगा कहेगा U1 इज लेस देन U2।
थर्ड क्या कहेगा बच्चों, U1 इक्वल्स टू U2, और फोर्थ क्या कहेगा, नॉन ऑफ दिस। क्या बच्चों, नॉन ऑफ दिस। तो इनमें से कौन सा करेक्ट ऑप्शन होगा, यहाँ पे हमें गिवन है कि C1 की वैल्यू C2 से क्या है, अधिक है, और कह रहे कि अप टू सेम पोटेंशियल, दोनों को कहां तक चार्ज किया गया, सेम पोटेंशियल तक। इसका मतलब इसका पोटेंशियल V है, इसका पोटेंशियल क्या हो जाएगा बच्चों, V हो जाएगा। तो अगर इनके इलेक्ट्रिक फील्ड में जो पोटेंशियल एनर्जी कंजर्व है उनका रेशियो फाइंड करें, इसमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल U1 अपन इसमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल U2 इक्वल्स टू, यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा बच्चों, हाफ CV²। ऐसा फॉर्मूला लिखेंगे जो इसमें गिवन हो, C गिवन है और V गिवन है, तो C1 इंटू V² हो जाएगा। U2 का मतलब सेकेंड वाले में पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, हाफ C2 इंटू V²। C2 इंटू क्या लिखे बच्चों, V²। तो ये V² हाफ कैंसिल हो जाएगी, U1 बाई U2 इक्वल कितना हो जाएगा यहाँ से, C1 बाई C2। E1 बाई E2 कितना आ जाए बच्चों, C1 बाई C2। इसका मतलब 1 है तो 1 है, 2 है तो 2 है, U इज प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया, C। जिसकी कैपेसिटी ज्यादा होगी उसमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी भी क्या हो जाएगा बच्चों, ज्यादा हो जाएगा। C1 इज ग्रेटर देन C2, यहाँ पे हमें गिवन है C1 की वैल्यू C2 से बड़ी है, इसका मतलब U1 की वैल्यू भी U2 से क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी। क्या हो जाएगी बच्चों, बड़ी। इसी क्वेश्चन में हमको और चेंज कर सकता है, इफ C1 इज ग्रेटर देन C2 एंड बोथ कंडक्टर आर चार्ज अप टू सेम चार्ज, दोनों सेम चार्ज तक, यहाँ पे कौन सा ऑप्शन होगा इसके लिए, U1 इज ग्रेटर देन, फर्स्ट वाला होगा। लेकिन अगर हम लोगों को ये कह दिया कि सेम चार्ज तक इसे चार्ज किया गया, मतलब इस पर चार्ज क्यू है, इस पर चार्ज क्यू है, तो किसकी पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होगी, तो हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का अब रेशियो फाइंड करना होगा। क्या होगा बच्चों, यहाँ पे ऐसा फॉर्मूला लिखते हैं जो C और Q के पदों में क्या होता है, Q² बाई 2C1 फर्स्ट वाले में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, सेकेंड वाले में क्या होगा, Q² बाई 2C2। तो यहाँ से U1 बाई U2 कितना आ जाएगा बच्चों, यहाँ से हो जाएगा Q² बाई 2C1 इंटू 2C2 अपान Q², ये उल्टा हो जाए 2C2 अपान Q², 2 और 2 कैंसिल, U1 बाई U2 कितना आ जाएगा बच्चों, C2 बाई C1, U1 बाई U2 क्या आ जाए, C2 बाई C1। इसका मतलब 1 तो 1, 2 तो 2, यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाए 1 बाई C। U इज प्रोपोर्शनल टू 1 बाई C। इसका मतलब जिसकी कैपेसिटी ज्यादा होगा उसमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा बच्चों, कम होगा। क्या होगा, कम होगा। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी किसमें कम होगा, कैपेसिटी C1 की ज्यादा है तो U1 कम होगा, सेकेंड वाला ऑप्शन हो जाएगा। तो सेम पोटेंशियल तक जब चार्ज कर रहे हैं तो फर्स्ट वाला ऑप्शन आ रहा है, सेम चार्ज तक जब चार्ज कर रहे हैं तो सेकेंड वाला आ जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कैपेसिटर क्या होता है। क्या बच्चों, या अभी देखते हैं इसमें चार्जिंग किया जाएगा, दो कंडक्टर को इस किसी कंडक्टिंग वायर द्वारा जोड़ दिया जाए तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा। क्या बच्चों, चार्ज रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑन कनेक्टिंग टू स्फेरिकल कंडक्टर्स। क्या बच्चों, स्फेरिकल कंडक्टर्स। क्या हो गया यहाँ पे, ये देखते हैं जरा, एज्यूम कर लिया जाए यहां पर एक स्फेरिकल कंडक्टर है, C1 कैपेसिटी है, यहाँ पे क्या बच्चों C2 कैपेसिटी है, इसे Q1 चार्ज तक और Q2 चार्ज तक चार्ज किया गया। क्या किया गया बच्चों, चार्ज किया गया। तो अगर Q1 चार्ज तक इसे चार्ज करेंगे तो इस पर पोटेंशियल V1 इक्वल कितना हो जाएगा, और इसका पोटेंशियल V1 है, इसका पोटेंशियल क्या है, V2 है। V1 V2 हम लोग फाइंड कर सकते Q1 बाई C1 से। ये बिफोर कनेक्शन है। क्या बच्चों, लेकिन जब इनको कंडक्टिंग वायर द्वारा कनेक्ट कर देंगे, इनके द्वारा बच्चों कंडक्टिंग वायर द्वारा, तो क्या कैपेसिटी इनकी बदल जाएगी, नहीं, C1 और C2 ही रहेगा। लेकिन एक कंडक्टर से दूसरे कंडक्टर पर चार्ज तब तक ट्रांसफर होता रहेगा जब तक कि दोनों का पोटेंशियल सेम ना हो जाए। तो ये ज्यूम कर लेते हैं दोनों का कॉमन पोटेंशियल कितना हो जा रहा है, V, और इस पर चार्ज क्या Q1 अब बचेगा, Q1 डैश हो जाएगा, और इस पर Q2 डैश हो जाएगा। इस पर चार्ज क्या आ जाएगा बच्चों, Q1 डैश, इस पर चार्ज क्या आ जाएगा, Q2 डैश। इस पर पहले Q1 Q2 चार्ज थे, बाद में Q1 डैश और Q2 डैश चार्ज हो गए। तो हम लोग को पूछेगा कॉमन पोटेंशियल क्या होगा, तो हम लोग जानते हैं कॉमन पोटेंशियल क्या होता है, कॉमन पोटेंशियल
इसके लिए हम लोग याद रखेंगे फॉर्मूला। अगर इसके कॉन्सेप्ट का रिवीजन करना चाहते हैं आप लोग तो इसकी पहले भी कॉन्सेप्ट के लिए वीडियो अपलोडेड है, आप लोग जाकर देख सकते हैं। तो यहाँ पे कह दिया जाए v इक्वल टू कैसे फाइंड करेंगे, C1 V1 क्या बच्चों, C1 V1 प्लस C2 V2 अपान C1 प्लस C2 हो जाएगा। एक कॉमन पोटेंशियल के लिए फॉर्मूला होगा, इन दोनों का कॉमन पोटेंशियल C1 V1 प्लस C2 V2 अपान C1 प्लस C2। अगर चार्ज एक कंडक्टर से दूसरे कंडक्टर पे जा रहा है तो एक कंडक्टिंग वायर के थ्रू जाएगा तो इसमें हीट प्रोड्यूस होगा। क्या प्रोड्यूस होगा बच्चों, हीट प्रोड्यूस होगा। तो कितना एनर्जी लॉस होगा, एनर्जी लॉस क्या होता है बच्चों, एनर्जी लॉस क्या होगा ये भी हम लोग को याद रखना पड़ेगा। डेल्टा U इक्वल्स टू 1/2 C1 C2 अपान C1 प्लस C2 V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर, 1/2 C1 C2 अपान C1 प्लस C2 V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। अगर हमें इस पे क्वेश्चन पूछ ले तो कैसे क्वेश्चन पूछेगा, देखते हैं जरा। अगर यहां पे एक कैपेसिटर दे दे, इसकी कैपेसिटी 2 माइक्रोफैरेड है, कितना है बच्चों 2 माइक्रोफैरेड। दूसरा दे दिया C2, इसकी कैपेसिटी कितनी है 4 माइक्रोफैरेड है, और इसको कह रहे हैं कि इस पर कितना चार्ज गिवन 2 कूलाम, और इस पे कितना है बच्चों 6 कूलाम चार्ज गिवन है। अब कह दीजिए कि अगर इनको एक कंडक्टिंग वायर द्वारा जोड़ दिया जाए, किसके द्वारा बच्चों, कंडक्टिंग वायर द्वारा, तो इन पे कॉमन पोटेंशियल क्या होगा और कितना चार्ज एक से दूसरे पे ट्रांसफर होगा। क्या होगा बच्चों, एक स्फीयर से दूसरे स्फीयर पे कितना चार्ज ट्रांसफर होगा। तो हम लोग को ऑप्शन भी देगा, पहले हम लोग को क्या फाइंड करना है, कॉमन पोटेंशियल। तो कॉमन पोटेंशियल कैसे हम लोग फाइंड कर सकते हैं, सोल्यूशन यहां पे देखते हैं। क्या करते हैं, सबसे पहले इसका पोटेंशियल V1 और इसका पोटेंशियल V2 फाइंड कर लेते हैं। क्या बच्चों, पोटेंशियल V1 इक्वल क्या आ जाए, V1 इक्वल टू हो जाए Q/C, क्या हो जाए बच्चों Q/C। Q की वैल्यू कितना है यहाँ पे 2 कूलाम, बहुत ज्यादा चार्ज है 2 माइक्रो कूलाम कर लेते हैं, 2 माइक्रो कूलाम एंड 6 माइक्रो कूलाम कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा Q की वैल्यू कितना है 2, Q1 अपान C1, Q1 अपान क्या करेंगे C1। अगर इस पर पोटेंशियल फाइंड करना है, Q1 की वैल्यू 20 माइक्रो कूलाम कर लेते हैं, ये 60 माइक्रो कूलाम कर लेते हैं, माइक्रो में कम होगा। तो 20 अपान क्या लिखेंगे बच्चों यहाँ पे 2 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 10 वोल्ट, माइक्रो और माइक्रो कैंसिल हो जाएगा। इसका पोटेंशियल V2 इक्वल टू क्या हो जाए Q2 अपान C2, और Q2 की वैल्यू कितना है बच्चों, Q2 की वैल्यू है 60 अपान V2 की वैल्यू है 4, ये कितना हो जाएगा 15 वोल्ट। कितना हो जाएगा बच्चों 15 वोल्ट। ये बिफोर कनेक्शन है, इतने वोल्ट 10 वोल्ट और 20 वोल्ट और 10 होंगे। लेकिन आफ्टर कनेक्शन कॉमन पोटेंशियल क्या हो जाएगा, V इक्वल टू C1 V1 प्लस C2 V2 अपान C1 प्लस C2। तो यहां से V इक्वल टू हो जाएगा C1 की वैल्यू क्या है बच्चों 2, V1 की वैल्यू क्या है 10 प्लस C2 की वैल्यू क्या है बच्चों 4 इंटू V2 की वैल्यू क्या है 15 अपान क्या लिखेंगे C1 प्लस C2 हेंस 2 प्लस 4। तो V इक्वल टू हो जाएगा 20 और प्लस 60 अपान कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 इक्वल्स टू 80 अपान 6, इतना वोल्ट हो जाएगा कॉमन पोटेंशियल। क्या बच्चों कॉमन पोटेंशियल। अगर हम लोगों को कॉमन पोटेंशियल मालूम हो गया तो हो सकता है पूछ सकता है कि एनर्जी लॉस कितना हुआ। क्या बच्चों एनर्जी लॉस, कॉमन पोटेंशियल भी पूछ सकता है, ये फर्स्ट ऑब्जेक्टिव बना सकता है, एनर्जी लॉस पूछ सकता है। तो यहाँ पे कॉमन पोटेंशियल जो ऑब्टेंड हुआ है इसे 2 से डिवाइड कर 40 अपान 3 वोल्ट हो जाएगा। एक ऑब्जेक्टिव यहाँ से एनर्जी लॉस पूछ सकता है सेकेंड ऑब्जेक्टिव में। तो एनर्जी लॉस हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, डेल्टा U इक्वल्स टू होता है 1/2 C1 C2 अपान C1 प्लस C2, और यहाँ से क्या हो जाएगा V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर, और डेल्टा U इक्वल्स टू हो जाएगा 1/2 C1 की वैल्यू 2 माइक्रोफैरेड, C1 की वैल्यू क्या है बच्चों 2 माइक्रोफैरेड, डेल्टा U इक्वल्स टू 1/2 C1 C2 अपान C1 प्लस C2 V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से 1/2 C1 की वैल्यू कितना है
2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6, 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 इंटू ए हो जाएगा 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 अपान C1 प्लस C2, 2 इंटू 10 टू द पावर 6, 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 प्लस 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 और V1 माइनस V2, V1 अभी हम लोग ऑब्टेन किए थे, कितना आया था बच्चों 10, माइनस V2 कितना ऑब्टेन हुआ था 15 का होल स्क्वायर। यहाँ से फाइनली इसको सॉल्व करेंगे, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो ये कितना हो जाएगा 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12 अपान 2 और ये 6 हो जाएगा इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 हो जाएगा ए इंटू ये V1 माइनस V2 करेंगे माइनस 5 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू ए हो जाएगा 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12 और ये 25, इसको चाहे तो कैंसिल कर सकते हैं, 2/3 हो जाएगा और 10 टू द पावर माइनस 6 बचेगा। अभी यहाँ से कितना हो जाएगा 50 अपान 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 हो जाएगा, क्योंकि ये ऊपर जाएगा, इतना जूल होगा और माइक्रो जूल में ऑब्टेन करके क्या हो जाए बच्चों 50 अपान 3 माइक्रो जूल। तो एक ऑब्जेक्टिव यहाँ से ये बना सकता है कि कितने माइक्रो जूल एनर्जी का लॉस होगा, कितने बच्चों 50 अपान 3 माइक्रो जूल एनर्जी का लॉस हो जाएगा। नेक्स्ट हमने पूछ सकता है कितना चार्ज ट्रांसफर हुआ यहाँ से यहाँ तक या कितना चार्ज इसको गेन हुआ, ये कैसे फाइंड करेंगे। इसको फाइंड करने का सिंपल तरीका है, हम लोग आफ्टर कनेक्शन इस पे चार्ज फाइंड कर लें। तो Q1 इक्वल टू क्या आ जाएगा बच्चे, यहाँ से Q1 इक्वल टू हो जाएगा C1 इंटू वी, क्यों, क्योंकि अब पोटेंशियल V हो चुका है, C1 तो वही रहेगा 2 माइक्रोफेरेड ही रहेगा, क्या रहेगा बच्चों 2 माइक्रोफेरेड। तो आफ्टर कनेक्शन इस पर कितना चार्ज आया या कितना इससे लॉस हुआ, ये कैसे फाइंड करेंगे। आफ्टर कनेक्शन इस पे चार्ज फाइंड कर लेते हैं। तो C1 की वैल्यू यहाँ पे कितना है, C1 की वैल्यू है 2 इंटू वी की वैल्यू कितना है बच्चों 40 अपान 3, और इसको कैलकुलेट करेंगे 80 अपान 3 क्या हो जाएगा माइक्रो कूलाम हो जाएगा। यहाँ से Q1 डैश पहले कितना था 20, बाद में कितना हो गया 80/3, इसका मतलब कितना ट्रांसफर हुआ बच्चों। यहाँ से अगर ट्रांसफर हम लोग फाइंड करें तो डेल्टा Q इक्वल टू हो जाएगा Q1 डैश माइनस Q1, क्या हो जाएगा आफ्टर कनेक्शन चार्ज माइनस बिफोर कनेक्शन चार्ज इक्वल टू क्या हो जाएगा 80/3 माइनस क्या हो जाएगा यहाँ से 20। इसको फाइनली सॉल्व करेंगे, 3 LCM ले लेते हैं, 80 माइनस 60 इक्वल टू कितना आ जाएगा 20/3 माइक्रो कूलम, कितना आ जाएगा बच्चों इतना चार्ज ट्रांसफर हो। हम लोग देखते हैं इलेक्ट्रिक कैपेसिटर क्या होगा, क्या बच्चों इलेक्ट्रिक कैपेसिटर क्या होंगे। तो इलेक्ट्रिक कैपेसिटर दो कंडक्टर्स का ऐसा कॉम्बिनेशन होता है जिसमें कंडक्टर के साइज को बिना इंक्रीज किए उसकी कैपेसिटी पर्याप्त बढ़ा दी जाती है। क्या की जाती है बच्चों, इसमें साइज को नहीं बढ़ाया जाएगा, क्यों, क्योंकि इसके पहले हम लोग देखे हैं कि अगर अर्थ के रेडियस के या अर्थ के इक्वल अगर स्फेरिकल कंडक्टर ले लिया जाए तो भी उसकी कैपेसिटी केवल 711 माइक्रोफैरेड ऑब्टेन होगी। तो हम लोग एक ऐसा कॉम्बिनेशन ऑब्टेन किए जिसमें साइज को बिना इंक्रीज किए ही उसके कैपेसिटी को पर्याप्त इंक्रीज कर दिया गया, इसी को बोला गया इलेक्ट्रिक कैपेसिटर। क्या बच्चों इलेक्ट्रिक कैपेसिटर। इसमें क्या होते हैं एज्यूम कर लिया जाए, यहां पे 2 प्लेट्स होंगे, ये किसी भी शेप में हो सकते हैं। पैरेलल प्लेट होगा तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर होगा, अगर दोनों प्लेट स्फेयर के रूप में तो स्फेरिकल कैपेसिटर होगा, अगर दोनों प्लेट क्या होंगे बच्चों सिलेंडर के रूप में होगा तो सिलिंड्रिकल कैपेसिटर होगा। तो अभी हम लोग तीनों का स्टडी करेंगे, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, स्फेरिकल कैपेसिटर और क्या बच्चों सिलिंड्रिकल कैपेसिटर। तो पहले हम लोग देखते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर क्या होगा। क्या बच्चों पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर क्या होते हैं, कैपेसिटर। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में कैपेसिटर की दोनों प्लेट एक दूसरे के पैरेलल कुछ डिस्टेंस पे सिचुएटेड होती हैं और ये प्लेटें रेक्टेंगुलर हो सकती हैं, स्क्वायर हो सकती हैं या सर्कुलर हो सकती हैं। तो एज्यूम कर लिया जाए यहाँ पे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की दोनों जो प्लेटें हैं वो रेक्टेंगुलर हैं और इच प्लेट का एरिया कैपिटल ए है, इस पर चार्ज डेंसिटी प्लस सिग्मा गिवन है, इस पर क्या गिवन है बच्चों माइनस सिग्मा गिवन है। क्या है माइनस सिग्मा गिवन है। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस स्मॉल डी है। क्या बच्चों स्मॉल डी। तो कह दिया जाए
कि इसकी इलेक्ट्रिक कैपेसिटी कितनी होगी। तो अगर इनके बीच कोई मीडियम ना रखा हो तो इलेक्ट्रिक कैपेसिटी C इक्वल टू हो जाएगा ε0 A अपॉन डी। क्या बच्चों, ε0 A एरिया ऑफ वन प्लेट अपॉन दोनों प्लेटों के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस। लेकिन अगर इनके बीच कोई मीडियम रख दिया जाए तो इलेक्ट्रिक कैपेसिटी C कितना हो जाएगा बच्चों, ε0 के A अपॉन डी हो जाएगा, K टाइम्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, K टाइम्स हो जाएगा। अब कभी कभी क्वेश्चन ऐसा पूछ सकता है कि कुछ फ्री स्पेस हो और कुछ मीडियम हो, तो हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। तो अगर हम लोग देखें इस इक्वेशन को C इक्वल्स टू ε0 के A अपॉन डी, इसको हम लोग व्यवस्थित करके और कैसे लिख सकते हैं, C इक्वल्स टू लिख सकते हैं ε0 A अपॉन डी अपॉन के लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं बच्चों, डी बाई के को यहां पे लिख सकते हैं। अब ये एप्सिलॉन इंटू के है मीडियम और केवल ε0 रहेगा तो क्या हो बच्चों, फ्री स्पेस। अगेन रिपीट कर रहा हूं, हम लोग कैसे पहचानेंगे कि हम लोग फ्री स्पेस के लिए लिख रहे हैं या मीडियम के लिए लिख रहे हैं। इसके लिए हम लोग यहाँ पे देखेंगे, अगर ε0 के साथ के गिवन है तो वो किसके लिए होगा, मीडियम के लिए, और अगर ε0 के साथ के नहीं गिवन है तो वो फ्री स्पेस के लिए होगा। इसका मतलब यहाँ मीडियम फ्री स्पेस में कन्वर्ट हो गया। हेंस मीडियम का डी डिस्टेंस, ये मीडियम होगा और ये फ्री स्पेस होगा। क्या बच्चों, मीडियम का डी डिस्टेंस फ्री स्पेस के डी बाई के डिस्टेंस के इक्विवेलेंट होगा। क्या बच्चों, स्पेस के फ्री स्पेस के डी बाई के डिस्टेंस के इक्विवेलेंट होगा। तो एज्यूम कर लिया जाए यहाँ पे दो प्लेट है, एक पॉजिटिव प्लेट है, क्या बच्चों, एक पॉजिटिव प्लेट, दूसरी क्या है, नेगेटिव प्लेट, और इन दोनों के बीच एक टी विड्थ का मीडियम रख दिया गया। क्या किया गया, टी विड्थ का एक मीडियम रख दिया गया जिसका डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट कितना गिवन है, के। डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट क्या गिवन है बच्चों, के, और दोनों प्लेटों के बीच की डिस्टेंस क्या है, डी। दोनों प्लेटों के बीच की डिस्टेंस क्या है बच्चों, डी। तो अब कह दिया जाए कि इसकी इलेक्ट्रिक कैपेसिटी क्या होगी। क्यों, क्योंकि यह फ्री स्पेस है, ये फ्री स्पेस है, लेकिन ये क्या है, मीडियम है। क्या बच्चों, मीडियम है। तो कैसे हम लोग इसको कैपेसिटी लिखेंगे, तो इसको भी हम लोग फ्री स्पेस में कन्वर्ट कर देते हैं। डिस्टेंस इक्विवेलेंट टू फ्री स्पेस। क्या बच्चों, फ्री स्पेस के इक्विवेलेंट डिस्टेंस क्या हो जाएगा, डी में से पहले मीडियम को हटाते हैं, डी माइनस टी। पहले क्या किए, फ्री स्पेस में से मीडियम को हटा दिए, तो यह फ्री स्पेस और ये फ्री स्पेस बच गया। उसके बाद जो मीडियम है उसको हम लोग क्या बना दिए, फ्री स्पेस। कैसे, जैसे यहाँ पे डी बाई के है वैसे ही टी बाई के क्या हो जाएगा, मीडियम के इक्विवेलेंट डिस्टेंस हो जाएगा फ्री स्पेस में। अब हम लोग इलेक्ट्रिक कैपेसिटी जब सी लिखेंगे तो ε0 A, अब यहाँ पे के लिखने की आवश्यकता नहीं है, डिस्टेंस क्या हो जाएगा, डी माइनस टी और प्लस टी बाई के हो जाएगा। क्या है बच्चों, डी माइनस टी प्लस टी बाई के। अगर इसमें दो मीडियम गिवन हो तो कैसे लिखेंगे, ये सब ऑब्जेक्टिव बना सकता है इसे फिगर दे करके। यहाँ पे कह दिए पॉजिटिव प्लेट है, क्या बच्चों, और ये क्या है, नेगेटिव प्लेट है, और कह दिए इसमें दो मीडियम भर दिए गए हैं T1 और T2 विड्थ के। इसकी विड्थ T1 है, इसकी विड्थ क्या है, T2 है। इसमें डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट K1, इसमें क्या है बच्चों, K2 है। अब कह दिया जाए यहां से कि दोनों प्लेटों के बीच की डिस्टेंस क्या है, D है। दोनों प्लेटों के बीच की डिस्टेंस क्या है, D। तो यहां पे फ्री स्पेस है, लेकिन ये दोनों क्या है, मीडियम है। क्या बच्चों, मीडियम। तो कह दिया जाए कि फ्री स्पेस के इक्विवेलेंट डिस्टेंस कितना होगा, इसको भी फ्री स्पेस में चेंज कर देते हैं। डिस्टेंस इक्विवेलेंट टू फ्री स्पेस क्या होगा बच्चों, डिस्टेंस इक्विवेलेंट टू फ्री स्पेस। क्या बच्चों, फ्री स्पेस के इक्विवेलेंट डिस्टेंस कितना हो जाएगा, पूरे डी में से डी माइनस, पहले मीडियम को हटा देते हैं, T1 प्लस T2, डी माइनस T1 प्लस T2, और उसके बाद क्या करते हैं, इसको हम लोग फ्री स्पेस बना देते हैं। कैसे, T1 बाई K1, जैसे यहाँ पे T बाई K किए, इसे फ्री स्पेस बनाए T1 बाई K1 प्लस T2 बाई K2। T2 बाई क्या है बच्चों, K2। तो यहाँ पे जब इलेक्ट्रिक कैपेसिटी लिखेंगे तो ε0 A अपॉन डिस्टेंस क्या हो जाएगा, D माइनस T1 प्लस T2 और प्लस T1 बाई K1 प्लस T2 बाई K2 हो जाएगा। क्या बच्चों, T2 बाई K2 हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं और
क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है, ये तो मीडियम रख के पूछ सकता है, ऑब्जेक्टिव में 4 ऑप्शन दे देगा, ऐसे कुछ ऑप्शन देगा। नेक्स्ट हमसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि इलेक्ट्रिक एनर्जी इसकी कितनी होती है, क्या बच्चों, और इलेक्ट्रिक एनर्जी कहां पे कंजर्व रहती है। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में जो इलेक्ट्रिक एनर्जी होगी इसके दोनों प्लेटों के बीच जो होल वॉल्यूम होगा उसमें कंजर्व रहती है, क्या बच्चों, ये होल वॉल्यूम, पूरे वॉल्यूम में बीच में जो वॉल्यूम क्यूबाइड दिखाई दे रहा है उस वॉल्यूम में इसकी टोटल एनर्जी कंजर्व रहती है। दोनों प्लेटों के बीच की डिस्टेंस क्या है, डी है, और इसकी भी एनर्जी कितनी होगी बच्चों, U इक्वल्स टू हाफ CV²। अगर इसकी इलेक्ट्रिक कैपेसिटी C हो और इसका पोटेंशियल क्या बच्चों, पोटेंशियल डिफरेंस है V, क्या है, दोनों प्लेटों के बीच पोटेंशियल डिफरेंस V हो तो हाफ CV² हो जाएगा, इक्वल टू हाफ Q इंटू V इक्वल्स टू Q²/2C। जो हम लोग स्फेरिकल कंडक्टर में फॉर्मूला यूज करें सेम फॉर्मूला यहाँ पे भी आएगा। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे दोनों प्लेटों के बीच कंजर्व रहेगा। तो ऐसे पूछ सकता है कि कैपेसिटर की इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी U इक्वल टू हाफ CV² कंजर्व बिटवीन प्लेट B में दे सकता है आउटसाइड द प्लेट, C दे सकता है क्या बच्चों, A एंड B बोथ, और D दे देगा नॉन ऑफ दिस। क्या लिखेंगे बच्चों हम लोग, जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर होती है उसकी टोटल एनर्जी जो होती है इन दोनों प्लेटों के बीच होता है, कंजर्व बिटवीन द प्लेट। ये पहला ऑब्जेक्टिव बन जाएगा। सेकेंड ऑब्जेक्टिव हम लोग क्या पूछ सकता है कि ये तो होल वॉल्यूम में है, यूनिट वॉल्यूम में कितनी एनर्जी कंजर्व होगी, उसे बोलते हैं एनर्जी डेंसिटी। क्या बच्चों, एनर्जी डेंसिटी। ये लिखेंगे स्मॉल u इक्वल्स टू कैपिटल U अपॉन वॉल्यूम। क्या बच्चों, कैपिटल U अपॉन वॉल्यूम या स्मॉल u इक्वल्स टू लिखेंगे हाफ ε0 इंटू E²। जब इसे हम लोग डिराइव करके लाएंगे तो कितना आएगा बच्चों, हाफ ε0 इंटू E²। E² क्या है, दोनों प्लेटों के बीच इलेक्ट्रिक फील्ड है। क्या बच्चों, दोनों प्लेटों के बीच इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो और कह दिया जाए कि अगर ये पॉजिटिव चार्ज है निगेटिव चार्ज है तो यह इस पर कितना फोर्स अप्लाई करेगा। क्या बच्चों, या इसके द्वारा इस पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस किया जाएगा। एक ऑब्जेक्टिव यहां से बना सकता है कि फर्स्ट प्लेट जो है वो सेकेंड प्लेट पे कितना इलेक्ट्रिक फोर्स अप्लाई करेगा। ऑप्शन में हमको दे देगा A B C D। अभी देखते हैं हम लोग ऑप्शन क्या क्या बना सकते हैं। पहले फोर्स के लिए डिराइव कर लेते हैं फॉर्मूला। फोर्स कितना आएगा बच्चों, इसके द्वारा इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हम लोग देखें तो ये फर्स्ट प्लेट है और ये कौन सी प्लेट है बच्चों, सेकेंड। तो फर्स्ट के द्वारा सेकेंड पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा E1 एज्यूम कर लेते हैं। 1 का मतलब फर्स्ट के द्वारा। ये कितना होगा बच्चों, अगर यहां से देखा जाए तो E1 इक्वल्स टू होगा सिग्मा अपॉन 2 ε0। कितना होगा बच्चों, फर्स्ट प्लेट सेकेंड प्लेट पे सिग्मा अपॉन 2 ε0 का इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। क्या करेगा बच्चों, प्रोड्यूस करेगा। और सेकेंड पे चार्ज कितना होगा, तो इस पे सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा दिया है, मैग्नीट्यूड तो Q2 अपॉन A। सिग्मा इक्वल टू क्या आता है Q2 या सिग्मा इंटू A इक्वल टू क्या आ जाएगा Q2। तो हमें दोनों चीज ऑब्टेंड हो गया। क्या, सेकेंड प्लेट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना प्रोड्यूस किया जाएगा फर्स्ट के द्वारा, और सेकेंड पे टोटल चार्ज कितना होगा। तो E1 इलेक्ट्रिक फील्ड में Q2 चार्ज अगर रख दिया जाए तो इलेक्ट्रिक फोर्स कितना लगेगा, इलेक्ट्रिक फोर्स जो होगा F इक्वल्स टू वो होगा Q2 इंटू E1। Q2 इंटू क्या हो जाएगा E1। Q2 की वैल्यू यहाँ पे क्या गिवन है, सिग्मा इंटू A, और E1 की वैल्यू क्या दी है, सिग्मा अपॉन 2 ε0। तो यहाँ से फाइनली जो F ऑब्टेंड हो जाएगा 1/2 सिग्मा स्क्वायर A अपॉन ε0। इस पर ऑब्जेक्टिव बना सकता है। ए ऑप्शन में दे सकता है 1/2 सिग्मा स्क्वायर A अपॉन ε0। और कभी कभी इसका फॉर्मेट बदल भी सकता है। क्यों, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड भले ही सिग्मा अपॉन 2 ε0 है, लेकिन बिटवीन द प्लेट E कितना होता है, सिग्मा अपॉन ε0। क्यों, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इसके द्वारा भी प्रोड्यूस किया जाएगा, इसके द्वारा। ऑब्जेक्टिव क्या बना सकता है, बिटवीन द प्लेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, सिग्मा अपॉन ε0। किसी एक प्लेट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, सिग्मा अपॉन 2 ε0। तो यहाँ से अगर हम लोग सिग्मा की वैल्यू रखना चाहें तो E इंटू ε0 सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो जो फोर्स का फॉर्मूला है वो
कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, 1/2 एप्सिलॉन नॉट इंटू ई का होल स्क्वायर ए अपान एप्सिलॉन नॉट इक्वल्स टू हो जाएगा 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर इंटू ए। इस फॉर्मेट में भी फोर्स दे सकता है। तो बी में हमसे पूछ सकता है कि जो इलेक्ट्रिक फोर्स होगा वो कितना हो सकता है, 1/2 एप्सिलॉन नॉट इंटू ई स्क्वायर इंटू ए भी हो सकता है, डी दे सकता है एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर इंटू ए दे सकता है, सी और डी दे सकता है नॉन ऑफ दिस। क्या बच्चों, नॉन ऑफ दिस। तो कौन सा करेक्ट होगा, ए भी करेक्ट होगा, ए भी करेक्ट होगा। और यह प्लेट इस पर इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर भी अप्लाई करती है। क्या बच्चों, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर। और वह इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर कितना होगा, सेम इलेक्ट्रिक एनर्जी डेंसिटी के इक्वल होगा 4। P इक्वल टू होता है 1/2 एप्सिलॉन नॉट इंटू ई स्क्वायर। एक प्लेट दूसरे प्लेट पर इतना इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर अप्लाई करेगी जो इलेक्ट्रिक डेंसिटी के इक्वल होगा। तो एक ऑब्जेक्टिव और बना सकता है कि जो एनर्जी डेंसिटी होगा वह ए में दे सकता है U इज ग्रेटर देन P, सेकेंड दे सकता है U इक्वल टू P, थर्ड दे सकता है U इज ग्रेटर देन U इज लेस देन P और डी फोर्थ दे सकता है नॉन ऑफ दिस। क्या बच्चों, नॉन ऑफ दिस। तो कौन सा करेक्ट होगा, दोनों आपस में इक्वल होते हैं। एनर्जी डेंसिटी और इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर दोनों आपस में क्या होंगे बच्चों, इक्वल होंगे। यहां से इस प्रकार के ऑब्जेक्टिव बनाए जा सकते हैं। इस पर बेस्ट क्वेश्चन कैसे आएगा बच्चों, एज्यूम कर लिया जाए क्वेश्चन गिवन है कि किसी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की दोनों प्लेटों के बीच इलेक्ट्रिक फील्ड E इक्वल टू 20 न्यूटन पर कूलम और इच प्लेट का एरिया 4 सेंटीमीटर स्क्वायर गिवन हो। क्या बच्चों, 4 सेंटीमीटर स्क्वायर गिवन हो। तो कह दे एक प्लेट द्वारा दूसरे प्लेट पे कितना इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर P अप्लाई किया जाएगा, और सेकेंड पूछ सकता है कि एक प्लेट द्वारा दूसरे पर कितना फोर्स अप्लाई किया जाएगा। तो कैसे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे बच्चों, यहाँ पे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की दोनों प्लेटें गिवन है, इस पे पॉजिटिव चार्ज, इस पे क्या है निगेटिव, इस पे प्लस सिग्मा चार्ज, इस पे क्या है बच्चों माइनस सिग्मा चार्ज। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर कितना होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर क्या होगा बच्चों, यहां से P इक्वल्स टू 1/2 एप्सिलॉन नॉट इंटू ई स्क्वायर। कितना होता है, 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर होता है। 1/2 एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी होती है बच्चों, 8.85 इंटू 10 टू द पावर -12 इंटू ई। ई की वैल्यू कितना है 20 स्क्वायर। क्या बच्चों, 20 स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लेंगे तो इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर यहां से ऑब्टेन्ड हो जाएगा। नेक्स्ट, एक प्लेट द्वारा दूसरे प्लेट पर कितना फोर्स अप्लाई किया जाएगा, ये कैसे हम लोग फाइंड करेंगे। तो इसके मिडिल में हमें इलेक्ट्रिक फील्ड E गिवन है। E दोनों प्लेटों के बीच कितना आता है बच्चों, सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट होता है। क्या होता है, सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट। तो एक प्लेट द्वारा दूसरे प्लेट पर इलेक्ट्रिक फील्ड E1 कितना होगा, क्या होगा बच्चों, सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। दोनों प्लेटों के बीच जो E है सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट है। तो एक प्लेट द्वारा दूसरे प्लेट पर इलेक्ट्रिक फील्ड E1 क्या होगा, सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट, जस्ट इसका हाफ होगा। और इस पर चार्ज हम ये फर्स्ट प्लेट एज्यूम कर लेते हैं, इसको क्या एज्यूम करते हैं बच्चों, सेकेंड प्लेट। तो इस पर सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा जब लिखेंगे तो Q2/A लिखेंगे। क्या लिखेंगे बच्चों, Q2/A। तो यहां से Q2 की वैल्यू कितना हो जाएगा, सिग्मा इंटू ए हो जाएगा। क्या है बच्चों, सिग्मा इंटू ए। तो हम लोग पहले प्लेट द्वारा दूसरे प्लेट पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस किया जाएगा, पहले इसको फाइंड कर लेते हैं। कितना बच्चों, E की वैल्यू दो दिया है सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट, इसको गिवन है 20 दोनों प्लेटों के मिडिल में। लेकिन फर्स्ट प्लेट के द्वारा दूसरे प्लेट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस किया जाएगा उस सिग्मा अपान क्या होगा बच्चों, 2 एप्सिलॉन नॉट, जस्ट इसका हाफ होगा। या 1/2 को अलग कर लेते हैं, सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट इक्वल्स टू 1/2 इंटू 20 इक्वल्स टू 10। कितना होगा बच्चों, 10। तो अभी हम लोग को फर्स्ट प्लेट के द्वारा दूसरे प्लेट पे इलेक्ट्रिक फील्ड मालूम हुआ है। अब इस पे चार्ज फाइंड कर लेते हैं। क्या बच्चों, चार्ज। तो चार्ज Q2 इक्वल टू सिग्मा इंटू ए। सिग्मा कहां से हम लोग फाइंड करेंगे, सिग्मा को भी हम लोग यहीं से फाइंड कर सकते हैं। कहां से बच्चों, E इक्वल्स टू हमें गिवन है, क्या गिवन है, E इक्वल्स टू गिवन है यहां से सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट, और E की वैल्यू कितना है बच्चों 20 इक्वल टू सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट। तो 20 एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू हो जाएगा सिग्मा। 20 एप्सिलॉन नॉट इक्वल्स क्या हो बच्चों, सिग्मा।
तो यहां से अगर हम लोग चार्ज Q2 फाइंड करें तो सिग्मा इंटू क्या लिखेंगे ए, और एरिया ए कितना गिवन है, एरिया ए जो गिवन है वो गिवन है 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 1 इंटू 10⁻⁻2 मीटर का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 4 इंटू 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर। यहां से फाइनल वैल्यू हमको क्या ऑब्टेन हो जाएगा, सिग्मा की वैल्यू क्या है 20 एप्सिलॉन नॉट, और ए की वैल्यू क्या है 4 इंटू 10⁻⁻, कितना हो जाए बच्चों 4 इंटू 10⁻⁻4। तो हमें चार्ज मालूम हो गया सेकेंड प्लेट पे, और इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड। तो E1 इलेक्ट्रिक फील्ड में Q2 चार्ज रखा है, तो उससे फोर्स कितना आ जाए बच्चों, F इक्वल टू 1/2 Q2 इंटू E1। Q2 की वैल्यू यहां से सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, 20 इंटू 4 80 हो जाएगा, 80 एप्सिलॉन नॉट इंटू 10⁻⁻4, और E1 की वैल्यू क्या बच्चों 10। इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो हमें फोर्स मालूम हो जाए। तो हम लोग को याद रखना पड़ेगा, अगर दोनों प्लेटों के बीच यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड 20 है तो इस पर 10 होगा, अगर इस पर 50 हो जाए दोनों प्लेटों के बीच तो इस पर 25 होगा, अगर दोनों प्लेटों के बीच 100 है तो इस पर ओनली 50 होगा, जस्ट हाफ होगा। और इस तरह हम लोग फोर्स का कैलकुलेशन कर सकते हैं, इस पे ऑब्जेक्टिव बन सकता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, अगर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की प्लेटों के बीच किसी डाई इलेक्ट्रिक मीडियम को इंसर्ट किया जाए तो डिफरेंट क्वांटिटीज पर क्या क्या इफेक्ट पड़ेगा, या बच्चों डिफरेंट क्वांटिटीज पर क्या क्या इफेक्ट पड़ेगा। उसमें दो कंडीशन हो सकती है, व्हेन बैटरी इज कनेक्टेड, क्या बच्चों बैटरी इज कनेक्टेड। तो जब बैटरी कनेक्टेड रहेगी तो क्या इफेक्ट पड़ेगा। एज्यूम कर लिया जाए ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की प्लेटें हैं, पॉजिटिवली चार्ज है निगेटिवली चार्ज है, इन दोनों प्लेटों के बीच क्या बच्चों अभी फ्री स्पेस है, क्या बच्चों फ्री स्पेस। तो इन पर चार्ज, इनकी कैपेसिटी मान लेते हैं C0 है, इन प्लेटों पे चार्ज Q0 है, इनके बीच पोटेंशियल डिफरेंस V0 है, इनके बीच इलेक्ट्रिक फील्ड E0 है, और इनके प्लेटों के बीच जो इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल एनर्जी है U0 है, और इन दोनों प्लेटों के बीच की डिस्टेंस क्या है बच्चों D, क्या है D। अब क्या किया गया, बैटरी को कनेक्ट ही रहने दिया गया, बैटरी अभी भी कनेक्ट है, और इसमें किसी डाई इलेक्ट्रिक मीडियम को इंसर्ट किया जा रहा है, क्या बच्चों डाई इलेक्ट्रिक मीडियम को इंसर्ट किया जा रहा है। तो कह दीजिए C कितना टाइम्स हो जाएगा, यहाँ पे C0 है, तो इस सिचुएशन में जब इस डाई इलेक्ट्रिक मीडियम को यहाँ पे रख दिया जाएगा तो इलेक्ट्रिक कैपेसिटी क्या हो जाएगी, चार्ज कितना हो जाएगा। यहाँ पे चार्ज कितना है बच्चों Q0, तो यहाँ पे चार्ज कितना हो जाएगा, यहाँ पे पोटेंशियल V0 है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड E है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी U0 है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी U कितनी हो जाएगी। तो अगर मान लिया जाए कि इसकी दोनों प्लेटों के बीच पोटेंशियल डिफरेंस V है बैटरी के, तो ये V पर होगा, किस पर होगा बच्चों 0 पर। जहां तक कंडक्टिंग वायर जुड़ा रहेगा वहां तक पोटेंशियल में कोई ड्रॉप नहीं होगा। इसका मतलब ये V पर है तो ये भी V पर, V पर, V पर, ये भी किस पे होगा बच्चों V पर। अगर ये 0 पोटेंशियल पे है तो कंडक्टिंग वायर है, ये भी 0 पर, ये भी 0 पर, 0 पर, यहां तक क्या होगा 0 पर, तो ये V पर होगा, किस पर होगा बच्चों 0 पर। अगर इसकी दोनों प्लेटों के बीच पोटेंशियल डिफरेंस V हो तो ये किस पर होगा बच्चों V पर, ये पूरा यहां तक किस पर होगा V पर, और ये 0 पर, तो ये पूरा किस पर होगा बच्चों 0 पर, किस पर होगा 0 पर, V पर 0 पर, V पर और 0 पर। अब कह दिया जाए कि चाहे फ्री स्पेस हो या डाई इलेक्ट्रिक मीडियम रख दिया जाए, दोनों सिचुएशन में इनकी प्लेटों के बीच पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, क्या है बच्चों। इसका मतलब अगर बैटरी कनेक्टेड है और उसमें डाई इलेक्ट्रिक मीडियम को रख भी दिया जाए तो भी उसके पोटेंशियल पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ये हम लोग को याद रखना पड़ेगा। इसी से हम लोग सबका एनालिसिस कर पाएंगे। अगर बैटरी कनेक्टेड है और उसकी प्लेटों के बीच कोई डाई इलेक्ट्रिक मीडियम रख भी दिया जाए
तो भी उसके पोटेंशियल पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ये हम लोग को याद रखना है। और जो कैपेसिटी होगी ऑलवेज के टाइम्स हो जाएगी। कितना बच्चों, अगर फ्री स्पेस में सी नॉट है तो मीडियम रखने पर के इंटू सी नॉट होगा, ये ऑलवेज याद रखना है, ये ऑलवेज ट्रू है। क्या बच्चों, चाहे बैटरी कनेक्टेड हो या न हो ऑलवेज ट्रू रहेगा। क्या रहेगा बच्चों, ऑलवेज ट्रू रहेगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, ये दो चीजें तो हम लोग कंफर्म हो गया कि पोटेंशियल पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन कब, जब बैटरी कनेक्टेड हो। अभी हम लोग देखेंगे जब बैटरी डिस्कनेक्ट कर दिया है पोटेंशियल पे इफेक्ट पड़ेगा। क्यू नॉट, अब क्यू कितना हो जाए, यहां पे अगर क्यू लिखा जाए, क्या बच्चों, फ्री स्पेस में क्यू नॉट इक्वल टू लिखेंगे, ये फर्स्ट पॉइंट में देखा जाए सी नॉट इंटू वी नॉट, सी नॉट इंटू वी नॉट। और अगर यहां पे क्यू लिखा जाए बच्चों तो क्या लिखेंगे, सी इंटू वी, सी इंटू क्या लिखेंगे भी, सी के प्लेस पे क्या लिख दें, के इंटू सी नॉट, और वी के प्लेस पे क्या लिख दें बच्चों, वी नॉट। तो जब एक के बाहर हो जाएगा तो सी नॉट वी नॉट के प्लेस पे क्या लिख सकते हैं, क्यू नॉट। तो एक के हो जाएगा और एक क्या है बच्चों, क्यू नॉट। इसका मतलब बाद में जो चार्ज होगा वह के टाइम्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, के टाइम। फ्री स्पेस में चार्ज अगर क्यू नॉट है तो मीडियम रखने पर के इंटू क्यू नॉट हो जाएगा। सेकेंड पॉइंट में हम लोग देखते हैं, अगर यहां पे पोटेंशियल वी नॉट है तो वी और वी नॉट इक्वल होगा, तो ई कितना हो जाएगा, यहां पे ई नॉट लिखे, क्या लिखे बच्चों, ई नॉट। तो वी नॉट अपॉन डी इक्वल टू वी बाई डी होता है, वी नॉट अपॉन क्या लिखेंगे बच्चों, डी। ई नॉट इक्वल टू वी नॉट बाई डी, यहां पे ई लिखेंगे तो वी बाई क्या लिखेंगे, डी। इनके प्लेटों का डिस्टेंस तो नहीं चेंज होगा, तो ई इक्वल टू जो हो जाएगा वो हो जाएगा वी बाई डी, और वी के प्लेस पे क्या सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं बच्चों, वी नॉट। तो वी नॉट अपॉन डी, ये अगेन क्या हो जाएगा, ई नॉट। क्या है बच्चों, अगेन ई नॉट हो जाएगा। इसका मतलब ये दोनों चेंज नहीं होंगे, जैसे ये चेंज होगा तो ये भी चेंज होगा, क्योंकि ये वी ई नॉट इक्वल टू वी नॉट बाई डी है। तो अगर वी चेंज हुआ तो बच्चों क्या चेंज होगा, ई, और अगर वी नहीं चेंज हुआ तो ई भी चेंज नहीं होगा, इसीलिए चेंज नहीं हुआ है। अब हम लोग देखते हैं थर्ड में, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। इस पर बच्चों, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी पर, तो यहां से कह दीजिए यू नॉट इक्वल टू होगा हाफ सी नॉट इंटू वी नॉट स्क्वायर, यू नॉट इक्वल टू हाफ सी नॉट इंटू वी नॉट स्क्वायर। यहां से यू इक्वल टू क्या लिखेंगे बच्चों, हाफ सी इंटू वी स्क्वायर, सी इंटू क्या लिख देंगे, वी स्क्वायर, और सी के प्लेस पे क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, हाफ के सी नॉट, और वी के प्लेस पे वी नॉट का होल स्क्वायर। यू इक्वल टू के को बाहर कर देते हैं 1/2 सी नॉट इंटू वी नॉट का स्क्वायर, और हाफ सी वी नॉट स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं बच्चों, यू नॉट। तो के इंटू क्या लिखेंगे, यू नॉट। तो यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, के इंटू यू नॉट। तो हम लोग इसका एनालिसिस तभी कर पाएंगे जब हम लोग को कुछ थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन याद रहे। जैसे क्या बच्चों, याद होनी चाहिए कि बैटरी कनेक्टेड हो तो पोटेंशियल पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, और डाइलेक्ट्रिक मीडियम रखने पर ऑलवेज कैपेसिटी कितनी टाइम्स हो जाएगी, के टाइम्स। कितनी बच्चों, के टाइम्स हो जाएगी। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि अगर व्हेन बैटरी इज नॉट कनेक्टेड, व्हेन बैटरी इज नॉट कनेक्टेड, तब क्या होगा बच्चे, नॉट कनेक्टेड। अब देखते हैं जरा, अगर बैटरी को डिस्कनेक्ट करके और डाई इलेक्ट्रिक मीडियम को रखा जाए तो डिफरेंट क्वांटिटीज पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। क्या बच्चों, डिफरेंट क्वांटिटीज पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो ये पॉजिटिव प्लेट है, ये क्या बच्चों, निगेटिव प्लेट है। यहाँ पे बैटरी रख दिया, कनेक्ट किया गया, इनके प्लेटों के बीच का डिस्टेंस डी है। अब क्या किया गया, इनके बीच एक डाई इलेक्ट्रिक मीडियम रखा गया, लेकिन बैटरी को क्या किया गया बच्चों, डिस्कनेक्ट, यहाँ पे ब्रेक कर दिया गया बैटरी को, सर्किट को क्या किया गया, ब्रेक कर दिया गया, बैटरी नहीं सर्किट। और इसके भीतर क्या रख रहे हैं बच्चों, डाई इलेक्ट्रिक मीडियम, क्या रखा जा रहा है, कि डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट का एक मीडियम रखा जा रहा है। तो देखा जाए कि डिफरेंट क्वांटिटी पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। कैपेसिटी क्या है, सी नॉट, चार्ज क्यू नॉट, पोटेंशियल वी नॉट, इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी यू नॉट। ये तब है जब यहाँ पे फ्री स्पेस है। क्या बच्चों, फ्री स्पेस। मीडियम रखने पर एज्यूम कर लेते हैं सी हो जाएगा, क्या है बच्चों, सी, और क्यू नॉट क्या हो जाएगा, क्यू, वी नॉट क्या हो जाएगा, वी, ई नॉट क्या हो जाएगा, ई, और
यू नॉट क्या हो जाएगा बच्चों यू, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा के इंटू सी नॉट, ये ऑलवेज होगा क्या होगा बच्चों, मीडियम रखने पर के टाइम्स हो जाएगा। अब इसमें हम लोग को याद रखना पड़ेगा कि अगर एक बार इस पे 100 कूलाम चार्ज दे दें और बैटरी का सर्किट ब्रेक कर दें तो अब तो चार्ज सप्लाई बंद हो गया, तो चार्ज कांस्टेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, इसका मतलब इसमें हम लोग को ये याद रखना पड़ेगा कि जब बैटरी कनेक्टेड नहीं रहेगा, डिस्कनेक्ट कर दी जाएगी तो चार्ज कांस्टेंट हो जाएगा। क्या बच्चों, जितना चार्ज यहाँ पे रहेगा उतना ही चार्ज यहाँ पे रहेगा। जब बैटरी कनेक्टेड थी तब क्या था बच्चों, जितना पोटेंशियल यहाँ पे था उतना पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे था, लेकिन अब उतना पोटेंशियल डिफरेंस नहीं रहेगा बल्कि चार्ज इक्वल होगा। यही दो कोर पॉइंट है जो हम लोग को याद रखने हैं कि जब बैटरी कनेक्ट रहेगी तो पोटेंशियल सेम होगा और जब बैटरी डिस्कनेक्ट हो जाएगी तो चार्ज सेम होगा। अब यहाँ पे हम लोग वी नॉट फाइंड करना चाहते हैं तो वी नॉट इक्वल टू क्या होगा बच्चों, वी नॉट इक्वल टू क्यू नॉट अपॉन सी नॉट, वी नॉट इक्वल टू क्यू नॉट अपॉन सी नॉट। यहाँ का अगर v फाइंड करना चाहते हैं तो क्या होगा, v इक्वल टू क्यू अपॉन सी, v इक्वल टू क्या होगा बच्चों q अपॉन सी। q के प्लेस पे क्या हम लोग सब्स्टिट्यूट कर दें, q के प्लेस पे हम लोग सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, यही हमको फाइंड करना है। पहले हम लोग q इक्वल टू क्यू नॉट, ये हम लोग को याद रखने हैं कि जो q होगा वो क्यू नॉट के इक्वल होगा, तो क्यू नॉट अपॉन सी, सी के प्लेस पे क्या रख दें k इंटू सी नॉट, तो यहाँ से जो v होगा 1/k को बाहर कर लें तो क्या बच जाएगा बच्चों, क्यू नॉट अपॉन सी नॉट, क्यू नॉट अपॉन सी नॉट को हम लोग क्या लिख सकते हैं वी नॉट। इसका मतलब क्या हो जाएगा, वी नॉट अपॉन के हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, वी नॉट अपॉन के हो जाएगा। इसको हम लोग लिख सकते हैं 1/k इंटू वी नॉट, तो ये हो जाएगा वी नॉट अपॉन के। इसका मतलब जो पोटेंशियल होगा वह कितना टाइम्स हो जाएगा बच्चों, 1/k टाइम्स हो जाएगा, वी नॉट अपॉन के हो गया। और जैसे पोटेंशियल चेंज होता है वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड भी कितना हो जाएगा बच्चों, ई नॉट अपॉन के। ई नॉट अपॉन क्या हो जाएगा के, जिस प्रकार v चेंज होता है वैसे ही ई चेंज हो जाएगा। u को देखते हैं, u इक्वल्स टू क्या लिखेंगे बच्चों, यहाँ से u इक्वल्स टू लिखेंगे u नॉट इक्वल टू हाफ सी नॉट वी नॉट स्क्वायर, u नॉट इक्वल टू, और u इक्वल टू क्या लिखेंगे हाफ सी वी स्क्वायर। c के प्लेस पे क्या रख दें k इंटू सी नॉट, v के प्लेस पे क्या रख दें वी नॉट अपॉन के का होल स्क्वायर। ये कितना हो जाएगा बच्चों, हाफ k इंटू सी नॉट स्क्वायर, के सी नॉट वी नॉट स्क्वायर अपॉन के स्क्वायर। यहाँ से एक के और के कैंसिल हो जाएगा, हाफ इस के को बाहर कर लेते हैं, क्या करते हैं बच्चों 1/k को बाहर कर देते हैं, तो यहाँ बच जाएगा 1/2 सी नॉट वी नॉट स्क्वायर, और 1/2 सी नॉट वी नॉट स्क्वायर को क्या बोलेंगे 1/k इंटू यू नॉट इक्वल्स टू, यहाँ से फाइनली क्या ऑब्टेन हो जाएगा u नॉट बाई के। क्या है बच्चों, u नॉट बाई के हो जाएगा। तो ये क्वांटिटीज में वेरिएशन होगा जब बैटरी डिस्कनेक्ट कर दी जाए। फॉर एग्जांपल इन सभी पे क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है, अगर हम लोगों को कॉन्सेप्ट आता रहेगा तो किसी भी प्रकार का क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। इस पे बहुत सारा क्वेश्चन बना सकता है। ऐसे बच्चों कहेगा कि जब प्लेट के बीच फ्री स्पेस हो तो जो पोटेंशियल है वो वी नॉट है। अब बैटरी को डिस्कनेक्ट करने के बाद उसके भीतर डाई इलेक्ट्रिक मीडियम रखने पर अगर पोटेंशियल वी नॉट वी हो जाए तो वी और वी नॉट में क्या रिलेशन होगा, तो वी इक्वल टू के इंटू वी नॉट भी देगा। क्या ऑप्शन बनाएगा बच्चों, ए ऑप्शन में देगा वी इक्वल टू के इंटू वी नॉट, बी ऑप्शन में बना सकता है वी इक्वल टू वी नॉट अपॉन के, सी में दे सकता है वी इक्वल टू वी नॉट, और डी दे सकता है नॉन ऑफ दिस। क्या होगा बच्चों, अगर बैटरी डिस्कनेक्ट है तो ए वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, और बैटरी अगर कनेक्ट है तो ये वाला ऑप्शन हो जाएगा। ऐसे ही चार्ज पे क्वेश्चन बना सकता है, ऑप्शन में दे देगा जो चार्ज होगा आफ्टर मीडियम को रखने के बाद Q इक्वल टू क्यू नॉट, सेकेंड में देगा Q इक्वल टू क्यू नॉट अपॉन के, थर्ड में क्या देगा बच्चों Q इक्वल टू के इंटू क्यू नॉट, और डी में दे सकता है नॉन ऑफ दिस। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा ये डिपेंड करेगा किस पर, बैटरी कनेक्ट है या डिस्कनेक्ट। जब बैटरी कनेक्टेड रहेगी, क्या बच्चों बैटरी कनेक्टेड रहेगी के इंटू क्यू नॉट हो जाएगा, और जब बैटरी डिस्कनेक्ट कर दी जाएगी तो क्या होगा Q इक्वल टू क्यू नॉट हो जाएगा। ऐसे ही हम लोग को पोटेंशियल एनर्जी पे क्वेश्चन बना सकता है कि जब बैटरी कनेक्टेड हो तो डाई इलेक्ट्रिक मीडियम रखने के बाद जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो कितना टाइम्स हो जाएगी, तो ऑप्शन में हमें देगा U इक्वल्स टू के इंटू यू नॉट, बी दे सकता है U इक्वल्स टू यू नॉट अपॉन के, सी देगा हमें U इक्वल्स टू यू नॉट, और डी दे देगा हमें
नॉन ऑफ दिस, तो हम लोग कौन सा ऑप्शन करेक्ट मारेंगे? अगर बैटरी कनेक्टेड है, क्या बच्चों, बैटरी कनेक्टेड है तो k टाइम्स हो जाएगा, और बैटरी डिस्कनेक्टेड है तो 1/k टाइम्स हो जाएगा। ये कब? जब कनेक्टेड। ये कब? जब डिस्कनेक्टेड। ऐसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड पे भी क्वेश्चन कर सकता है। तो यहाँ से कितने 1 2 3 4 5 ऑब्जेक्टिव बनाए जा सकते हैं। हो सकता है इनकी न्यूमेरिकल वैल्यू दे दे, k की और u की, तो भी हम लोग इजीली सॉल्व कर लेंगे अगर कॉन्सेप्ट आता रहेगा। तो 5 ऑब्जेक्टिव यहाँ से बनाए जा सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, अगर इसके बाद कॉम्बिनेशन पे बेस्ड क्वेश्चन कैसे कैसे पूछे जाएंगे। कैपेसिटर के कॉम्बिनेशन पर बेस्ड क्वेश्चन क्या क्या हो सकते हैं। तो कैपेसिटर का कॉम्बिनेशन कितने प्रकार का होता है बच्चों? 2 टाइप का। कौन कौन सा? एक होता है सीरीज कॉम्बिनेशन, दूसरा होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन। हम लोग को इस समय क्या करना है, क्वेश्चन कैसे बनाए जाते हैं इस पर ध्यान देना है, क्योंकि अगर हम लोग को ये मालूम चल जाए क्वेश्चन कैसे कैसे बनाएगा तो कॉन्सेप्ट हम लोग को मालूम है, हम लोग उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो पहला कौन सा बच्चों? सीरीज कॉम्बिनेशन। कौन सा? सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है, इस पे कई ऑब्जेक्टिव बना सकता है। सीरीज कॉम्बिनेशन में 1 2 3, यहाँ पे जिम कर लिए 3 कैपेसिटर हैं जिनकी कैपेसिटी C1 C2 एंड C3 है। क्या बच्चों? तो सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है, इच कैपेसिटर पे चार्ज सेम होता है। क्या बच्चों? इच कैपेसिटर पे चार्ज सेम होता है। अगर इस पर Q चार्ज है तो इस पर भी Q चार्ज होगा, इस पर भी Q। या इसका आइडेंटिफिकेशन है कि इस पर जो चार्ज होगा इसी के चार्ज द्वारा इस पर चार्ज इंड्यूस होगा, उतना ही चार्ज इस पर इंड्यूस हो जाएगा। और अगर इसका पोटेंशियल V है और यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस V1 है, यहाँ पे क्या है बच्चों V2 है, यहाँ पे क्या है V3 है, तो हम लोग को अगर कह दिया जाए कि पहला क्वेश्चन पॉइंट क्या लिखेंगे, सभी पर चार्ज इक्वल होगा, इस पर Q1, इस पर Q2, इस पर Q3, ये ज्यूम कर लिया जाए, ये तीनों Q के इक्वल होंगे। ये पहला पॉइंट याद रखेंगे। दूसरा पॉइंट याद रखेंगे, इसका जो बैटरी का पोटेंशियल है इन तीनों में डिवाइड होगा। अब इक्वली डिवाइड नहीं होगा। क्या बच्चों? इक्वली डिवाइड नहीं होगा। V इक्वल टू लिखेंगे V1 प्लस V2 प्लस V3। अगर ये इक्वली डिवाइड नहीं हुआ तो किस प्रकार से डिवाइड होगा? अगर यहाँ पे हम लोग V1 लिखे तो V1 इक्वल टू क्या लिखेंगे बच्चों? Q/C1। यहाँ पे अगर V2 लिखा जाए, V2 इक्वल टू Q/C2। Q/ क्या लिखेंगे बच्चों? C2। यहाँ पे V3 लिखे तो क्या लिखेंगे? Q/C3। क्या लिखेंगे बच्चों? Q/C3। तो पहला ऑब्जेक्ट ये पूछ सकता है कि जिसकी कैपेसिटी ज़्यादा है वह इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का अधिक ड्रॉप करेगा कि कम। तो V इज प्रोपोर्शनल टू 1/C है। क्या बच्चों? V इज प्रोपोर्शनल टू 1/C, इसका मतलब जिसकी कैपेसिटी ज़्यादा होगी वह पोटेंशियल का ड्रॉप कम करेगा। यहाँ से पहला ऑब्जेक्टिव बन सकता है। या हम लोग थर्ड देखते हैं कि अगर इस सीरीज कॉम्बिनेशन में तो इक्विवेलेंट कैपेसिटी कैसे फाइंड करेंगे, 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 ऐसे फाइंड कर लेंगे अगर 3 कैपेसिटर सीरीज कॉम्बिनेशन में कनेक्टेड हो। किसमें बच्चों? सीरीज कॉम्बिनेशन में कनेक्टेड हो तो ऐसे फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग इस पर और क्वेश्चन क्या पूछ सकता है, एज्यूम कर लिया जाए कि n कैपेसिटर है। कितने बच्चों? n कैपेसिटर है जो सीरीज कॉम्बिनेशन में और सबकी कैपेसिटी इक्वल है। हैंस C1 C2 C3 डॉट डॉट Cn इक्वल्स टू C डैश। C1 की भी वैल्यू C डैश है, C2 की वैल्यू C डैश है, C3 की वैल्यू C डैश है और Cn की वैल्यू भी क्या बच्चों? C डैश। तो इक्विवेलेंट कैपेसिटी कैसे फाइंड करेंगे? 1/C इक्वल टू 1/C1 मतलब 1/C डैश प्लस 1/C डैश प्लस 1/C डैश, ऐसे करते करते अप टू n टर्म। कहाँ तक बच्चों? अप टू n टर्म फाइंड करेंगे। तो यहाँ से 1/C इक्वल टू हो जाएगा C डैश एलसीएम ले लेते हैं। क्या बच्चों? C डैश एलसीएम ले लेंगे तो 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस ऐसे करते करते अप टू n टर्म्स, अप टू n टर्म्स हो जाएगा। यहाँ से 1/C इक्वल टू हो जाएगा n/C डैश। तो यहाँ से बच्चों क्या मिलेगा हमें? C इक्वल टू मिलेगा C डैश बाई n। C इक्वल टू क्या मिलेगा? C डैश बाई n। डायरेक्टली नंबर ऑफ कैपेसिटर से हम लोग डिवीजन कर देंगे। क्या करेंगे बच्चों? डिवीजन कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर कह दिया जाए कि यहाँ पे 1000 कैपेसिटर्स हैं। क्या बच्चों? 1000 कैपेसिटर्स हैं और ये सीरीज कॉम्बिनेशन में कनेक्टेड है और C1 की वैल्यू भी 10 माइक्रोफैरेड है, C2 की वैल्यू भी कितना है बच्चों? 10 माइक्रोफैरेड है। और ऐसे करते करते जो C1000 होगा उसकी भी कैपेसिटी कितना है? 10 माइक्रोफैरेड है। तो कह दिया जाए जो इक्विवेलेंट कैपेसिटी होगी वो क्या होगा? तो डायरेक्टली हम लोग फाइंड कर सकते हैं
सी इक्वल टू सी डैश बाई एन। एक कैपेसिटर की कैपेसिटी अपान नंबर ऑफ कैपेसिटर 1000 है, ये कितना हो जाएगा 1/100 माइक्रोफैरेड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अगर 1000 कैपेसिटर सीरीज कॉम्बिनेशन में कनेक्टेड हो और प्रत्येक कैपेसिटर की कैपेसिटी क्या बच्चों 10 माइक्रोफैरेड, तो कॉम्बिनेशन की कैपेसिटी हम लोग डायरेक्टली फाइंड कर सकते हैं सी इक्वल टू सी डैश बाई एन से। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं और क्वेश्चन इसके कॉम्बिनेशन पे बेस्ड कैसे कैसे पूछे जा सकते हैं। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में अगर कह दिया जाए यहाँ पे कि n प्लेट्स को एक दूसरे के पैरेलल रख दिया जाए, कंडक्टिंग प्लेट्स हैं, उन सभी को एक दूसरे के क्या किया गया बच्चों पैरेलल रख दिया गया। 1 2 3 4 5 6 ऐसे करते करते 1 है 2 है 3 है 4 है 5 है 6 है, ऐसे करते करते n प्लेटें रख दी गई और पहले प्लेट को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से दूसरे को निगेटिव टर्मिनल से ऐड कर दिया गया। तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, इसके कारण इस पर निगेटिव चार्ज इंड्यूस होगा, तो इधर पॉजिटिव इधर निगेटिव पॉजिटिव, ऐसे करते करते फाइनल यहाँ तक हम लोग देखेंगे कितने कैपेसिटर का फॉर्मेशन होगा। सभी पे चार्ज इक्वल होगा क्योंकि इंडक्शन द्वारा प्रोड्यूस हो रहा है, इसी के इंडक्शन द्वारा इस पे। तो अगर दो प्लेटें यह सरफेस मिलकर एक कैपेसिटर बनाएंगे, पॉजिटिव निगेटिव मिलकर एक कैपेसिटर, अगेन पॉजिटिव निगेटिव मिलकर दो कैपेसिटर, तो 1 2 3 तीन प्लेटें मिलकर दो कैपेसिटर बनाएंगे, चार प्लेटें मिलकर 1 2 3 कैपेसिटर बनाएंगे। इसका मतलब अगर प्लेटें 4 हैं तो कैपेसिटर 3 है, प्लेटें 3 है तो कैपेसिटर 2 है, तो अगर प्लेटें n होंगी तो कैपेसिटर कितने होंगे बच्चों n-1, जस्ट उससे एक कम। तो नंबर ऑफ कैपेसिटर कितने हो जाएंगे बच्चों, नंबर ऑफ कैपेसिटर जो होंगे इक्वल्स टू n-1, n प्लेट है तो n-1 कैपेसिटर बनेंगे। अब कह दीजिए कि दो प्लेट के बीच का डिस्टेंस स्मॉल d है और इच प्लेट की एरिया a है, तो a के जो कैपेसिटर होगी उसकी कैपेसिटी कितनी होगी बच्चों C इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट a अपॉन d। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, कैपेसिटी कितनी हो जाएगी C इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट a अपॉन d, C डैश से ज्यूम कर लेते हैं। तो ऐसे ऐसे कितने कैपेसिटर सीरीज कॉम्बिनेशन में n-1, तो जो इक्विवेलेंट कैपेसिटी होगी वो कितनी हो जाएगी बच्चों, इक्विवेलेंट कैपेसिटी जो होगी C इक्वल टू C डैश बाई n हो जाएगी n-1, क्योंकि कैपेसिटर के नंबर कितने हैं n-1, तो C इक्वल टू हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट a अपॉन n-1 इंटू डी। क्या है बच्चों n-1 इंटू डी। एज्यूम कर लिया जाए हमें इसमें क्वेश्चन दे दे कि देयर आर 10 प्लेट्स पुट पैरेलल टू ईच अदर एंड एरिया ऑफ ईच प्लेट इज 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऐसे क्वेश्चन बना देगा तो क्या करेंगे हम लोग, देयर आर 10 प्लेट्स पुट पैरेलल टू each other distance between each plate is 2 mm। क्या बच्चों 2 mm and area of each plate is 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। देन फाइंड इक्विवेलेंट कैपेसिटी। क्या बच्चों इक्विवेलेंट कैपेसिटी हम लोग कैसे फाइंड करें, तो नंबर ऑफ प्लेट करें कि पैरेलल टू ईच अदर, और यहाँ पे दिया रहेगा कि जो फर्स्ट प्लेट है वो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से और जो लास्ट प्लेट है वो निगेटिव टर्मिनल से ऐड किया गया है। जब तक ये नहीं देगा तब तक सीरीज कॉम्बिनेशन में होगा ही नहीं। अगर फर्स्ट प्लेट और सेकेंड प्लेट को, लास्ट प्लेट को, मतलब 10th प्लेट जो होगा, अगर बैटरी के पॉजिटिव और निगेटिव से कनेक्टेड ना हो तो सीरीज में नहीं होगा, तो वो हमें गिवन रहेगा। तो सोल्यूशन में हम लोग क्या करेंगे, ऐसे रख दिया गया 10 प्लेट्स को और बैटरी के पॉजिटिव और लास्ट वाले किससे जोड़ जाएगा बच्चों, निगेटिव से। तो यहां पे कह दिया जाए इलेक्ट्रिक कैपेसिटी एक प्लेट की कितनी होगी, C0 इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट a अपॉन d। क्या लिखेंगे बच्चों,
तो यहां से ए की वैल्यू कितना है, ए की वैल्यू जो है वो है 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। 4 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल्स टू 4 इंटू 1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 मीटर का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 मीटर स्क्वायर। ये ए की वैल्यू है। और डी कितना गिवन है, दो प्लेटों के बीच का डिस्टेंस क्या है बच्चों, डी इक्वल्स टू गिवन हमें 2 mm। कितना गिवन है बच्चों, 2 mm इक्वल्स टू 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 मीटर। 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 मीटर। तो एक प्लेट की यहाँ पे इलेक्ट्रिक कैपेसिटी 8.85 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12 हो जाएगा। और ए की वैल्यू कितना है बच्चों, ए है 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 अपान डी की वैल्यू कितना है 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3। 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3। यहाँ से सी नॉट हम लोग फाइंड कर लेंगे। और नंबर ऑफ कैपेसिटर कितने बनेंगे, अगर 10 प्लेट है तो 9 कैपेसिटर बनेंगे। क्या बच्चों, 9 कैपेसिटर। और सभी किस में है, सीरीज कॉम्बिनेशन में। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में 9 कैपेसिटर की इक्विवेलेंट कैपेसिटी क्या होगी, C इक्वल टू C नॉट अपान 9। अगर 10 प्लेट है तो 9 कैपेसिटर बनेंगे। जैसे हम लोग सीरीज में होगा तो उतने से डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ कैपेसिटर से, अगर सभी की कैपेसिटी इक्वल हो। तो यहाँ से हम लोग C जब फाइंड करेंगे तो 1/9 और जो भी C नॉट की वैल्यू रहेगी 8.85 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12 इंटू 4 इंटू 10 टू द पावर 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 अपान 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3। इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो इक्विवेलेंट कैपेसिटी ऑब्टेन्ड हो जाएगी। क्या है बच्चों, अब हम लोग देखते हैं कि अगर इसमें चार्ज पूछ ले, चार्ज से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ ले या पोटेंशियल से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ ले तो कैसे सॉल्व किया जाए। क्या बच्चों, पोटेंशियल से रिलेटेड। एज्यूम कर लिया जाए यहाँ पे 1 2 3 तीन कैपेसिटर C1 इक्वल टू 2 माइक्रोफैरेड, C2 इक्वल कितना बच्चों 4 माइक्रोफैरेड और C3 इक्वल टू है 6 माइक्रोफैरेड। और तीनों सीरीज कॉम्बिनेशन में कनेक्टेड हैं और यहाँ पे 120 वोल्ट की सप्लाई से ऐड किए गए। कितने के बच्चों, 120। तो कहे गए बताओ कि इच कैपेसिटर पे चार्ज कितना होगा और इच कैपेसिटर के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा V1 V2 एंड V3, ए कितने होंगे V1 V2 एंड V3 क्या क्या होंगे। तो सबसे पहले हम लोग इक्विवेलेंट कैपेसिटी फाइंड कर लेते हैं। क्या बच्चों, इक्विवेलेंट कैपेसिटी कैसे फाइंड करें, 1/C इक्वल्स टू 1/C1 मतलब 1/2 1/C2 1/C3। यहाँ से जब इसको सॉल्व करेंगे तो एलसीएम कितना हो जाएगा 12। कितना बच्चों 12। ये 6 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 11/12 हो जाएगा। 1/C इक्वल्स टू, तो C इक्वल 12 अपान क्या हो जाएगा बच्चों 11 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 11 हो जाएगा। तो यहाँ से अगर हम लोग चार्ज फाइंड करें तो Q इक्वल टू क्या होता है, इसको हम लोग 110 कर लेते हैं। 110 वोल्ट है। क्या बच्चों 110 वोल्ट। तो Q इक्वल टू हम लोग जानते हैं CV। हम लोग क्या करेंगे, पूरे सर्किट का एक ही बार C फाइंड कर लेंगे और चार्ज फाइंड करना रहेगा तो Q इक्वल टू C भी कर देंगे। C की वैल्यू कितना है 12/11 और V की वैल्यू कितना है बच्चों 110। कितना हो जाएगा यहाँ से 120 हो जाएगा। कितना, क्योंकि 10 बचेगा तो 120 माइक्रोकुलाम होगा। क्या होगा बच्चों, माइक्रोकुलाम। तो 120 माइक्रोकुलाम इस पर भी आएगा, इस पर भी, सभी पे चार्ज क्या होगा बच्चों इक्वल होगा। क्या होगा इक्वल। तो जब हम लोग चार्ज फाइंड कर लेंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा। अगर हम लोग कुछ कैपेसिटर दे दे और कह दे कि इच कैपेसिटर पे चार्ज फाइंड कीजिए तो क्या करेंगे हम लोग, पहले इक्विवेलेंट कैपेसिटी फाइंड करेंगे और जब कैपेसिटी फाइंड कर लेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, उसके बाद Q इक्वल टू CV करके चार्ज फाइंड कर लेंगे। ये चार्ज सभी प्लेट्स पर होगा। क्या होगा बच्चों, सभी प्लेट्स पर होगा। जब ये चार्ज आ जाएगा तो इनके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस हम लोग फाइंड कर सकते हैं। कैसे, देखते हैं इसको। तो हम लोग को अभी चार्ज फाइंड हुआ है 120। कितना बच्चों 120। तो V1 इक्वल टू क्या लिखेंगे Q/C1। Q क्या लिखेंगे बच्चों C1। Q की वैल्यू अभी हम लोग 120 फाइंड किए। Q इक्वल टू कितना बच्चों 120 माइक्रोकुलाम। तो 120 अपान C1 की वैल्यू कितना है 2 इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 60 वोल्ट। कितना बच्चों आएगा 60 वोल्ट। यहाँ पे V2 अगर फाइंड करें तो ये क्या होगा Q/C2। Q की वैल्यू 120 अपान C2 की वैल्यू कितना है बच्चों 4। ये कितना आ जाएगा 30 वोल्ट हो जाएगा। और यहाँ से अगर हम लोग V3 फाइंड करें तो Q/C3 हो जाएगा। Q की वैल्यू कितना है 120 वोल्ट अपान इसकी वैल्यू जो है 6 है इक्वल्स टू कितना हो जाएगा
20 वोल्ट। कितना आ जाए बच्चों? 20 वोल्ट। अभी इन सभी को ऐड कर दिया जाए तो 110 के इक्वल हो जाएगा। यहाँ पे कितना है? यह और ये 90 और 20, 110 वोल्ट हो जाएगा। तो ये तीनों मिलकर क्या करेंगे? इस टोटल पोटेंशियल को डिवाइड कर लेंगे। क्या करेंगे बच्चों? डिवाइड कर लेंगे। तो अगर हमें पोटेंशियल ड्रॉप पे क्वेश्चन आ जाए कि इसके अक्रॉस कितना पोटेंशियल होगा, इसके अक्रॉस, इसके अक्रॉस, तो हम लोग ऐसे सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं और कैसा क्वेश्चन इसमें पूछ सकता है। अब पैरेलल पे चलते हैं, उसके बाद दोनों के कॉम्बिनेशन पे चलेंगे। पहले कौन सा बच्चों? पैरेलल कॉम्बिनेशन पर क्वेश्चन कैसे पूछे जा सकते हैं उनको देखा जाए। पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होते हैं इसको देखा जाए। अभी क्या था बच्चों? सीरीज कॉम्बिनेशन। क्या था? सीरीज कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होता है बच्चों? अगर कुछ कैपेसिटर को इस प्रकार ऐड कर दिया जाए कि उनके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम हो जाए। क्या है बच्चों? पोटेंशियल डिफरेंस सेम हो जाए तो उसे कौन सा कॉम्बिनेशन बोलेंगे? पैरेलल कॉम्बिनेशन। कौन सा? एज्यूम कर लिया जाए यहाँ बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल, यहाँ पे निगेटिव टर्मिनल, पॉजिटिव टर्मिनल और निगेटिव टर्मिनल। तो हम लोग जानते हैं कि अगर इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V हो तो यह प्लेट V पर होगा या 0 पर। तो जहाँ तक कंडक्टिंग वायर, ये सब कंडक्टिंग वायर है, जहाँ तक कंडक्टिंग वायर जुड़ा रहता है वहाँ तक पोटेंशियल ड्रॉप नहीं होता है। तो अगर ये V पर है तो ये भी किस पर होगा बच्चों? V पर। ये भी किस पर होगा? V पर। ये भी किस पर होगा? V पर, V पर और V पर। ये सभी प्लेट पोटेंशियल V पर होंगी। अगर ये 0 पर है तो ये भी 0 पर, ये भी 0 पर, ये भी किस पे? 0, 0 और 0 पर। जहाँ तक कंडक्टिंग वायर जुड़ा रहेगा वहाँ तक पोटेंशियल क्या होगा? इक्वल होगा। तो इसके अक्रॉस भी पोटेंशियल डिफरेंस V, इसके अक्रॉस भी पोटेंशियल डिफरेंस V, इसके अक्रॉस भी पोटेंशियल डिफरेंस है क्या बच्चों? V। इसका मतलब पैरेलल कॉम्बिनेशन में सभी कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा। क्या होगा बच्चों? सेम। एज्यूम कर लिया जाए इसमें Q चार्ज यहाँ से सप्लाई किया जा रहा है तो Q1 C1 पर चला जाएगा, C2 है क्या है बच्चों? C3। तो Q1 इसमें चला गया, Q2 इसमें चला गया और Q3 इसमें चला गया। तो अगर हमसे पूछ लिया जाए पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होता है, तो कैपेसिटर का वह कॉम्बिनेशन जिसमें इच कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल हो, V - 0 V, V - 0 V, V - 0 V हो जाए, उसे पैरेलल कॉम्बिनेशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे बच्चों? पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो क्या लिखेंगे हम लोग इसमें? V1 = V2 = V3 ये सब आपस में V के इक्वल होंगे। B यहाँ पे जो चार्ज Q जाएगा वो सभी में डिवाइड हो जाएगा। Q इक्वल टू क्या लिखेंगे? Q1 + Q2 + Q3। क्या लिखेंगे बच्चों? Q1 + Q2 + Q3। अब Q1 Q2 Q3 की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे? इस पे चार्ज फाइंड करना है तो क्या करेंगे बच्चों? Q1 = यहाँ पे क्या हो जाएगा? C1 × V, C1 × V। यहाँ पे चार्ज फाइंड करना है तो क्या होगा? Q2 = C2 × V। यहाँ पे चार्ज Q3 फाइंड करना है तो C3 × क्या हो जाएगा बच्चों? V। और टोटल चार्ज कितना सप्लाई हुआ ये भी हम लोग फाइंड कर लेंगे। फॉर एग्जांपल अगर एज्यूम कर लिया जाए यहाँ पे 120 वोल्ट का सप्लाई दिया जा रहा है और इसकी कैपेसिटी जो है वो 2 माइक्रोफैरेड है, सेम जो पीछे वाला क्वेश्चन दिया था। ये 4 माइक्रोफैरेड है और ये कितना है बच्चों? 6 माइक्रोफैरेड है। अब कह दीजिए इस पर कितना चार्ज आया होगा, तो कैसे फाइंड करेंगे? हम लोग डायरेक्टली ये याद रखेंगे जितना यहाँ पे पोटेंशियल अप्लाई कर रहे हैं वही यहाँ पे चला जाएगा। 120 का यहाँ भी जाएगा, 120 का यहाँ भी जाएगा, 120 का यहाँ भी जाएगा। V है तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या है बच्चों? V। तो यहाँ से अगर हम लोग इसको सॉल्व करें तो Q1 इक्वल टू क्या हो जाएगा? Q1 = C1 × V, C1 × क्या आ जाएगा? V। C1 की वैल्यू कितना है? 2 माइक्रोफैरेड और V की वैल्यू कितना है बच्चों? V है 120 = कितना आ जाएगा? 240 माइक्रोकुलाम। यहाँ से अगर हम लोग Q2 फाइंड करें, Q2 तो क्या होगा इस पे चार्ज? C2 × V, C2 की वैल्यू कितना है बच्चों? 4, C2 × V की वैल्यू कितना है? 120 = 480 माइक्रोकुलाम। क्या बच्चों? माइक्रोकुलाम। यहाँ पे अगर हम लोग Q3 फाइंड करना है तो क्या लिखेंगे? C3 × V, C3 की वैल्यू कितना है बच्चों? 6 और V की वैल्यू कितना है? 120 = 720 माइक्रोकुलाम। तो अगर हम लोगों को इस पर चार्ज पूछे तो डायरेक्टली फाइंड कर सकते हैं। यह पोटेंशियल यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा तो Q1 Q2 Q3 हम लोग फाइंड कर सकते हैं। इस कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट कैपेसिटी क्या होती है बच्चों? इक्विवेलेंट कैपेसिटी जो होगी वो C equivalent इक्वल टू हो जाएगा C1 + C2 +
C3। क्या होगा बच्चों, C1 प्लस C2 प्लस C3 हो जाएगा। कह दिया जाए कि ऐसे n कैपेसिटर पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्टेड है और प्रत्येक कैपेसिटर की कैपेसिटी C डैश है। क्या बच्चों, C डैश। तो इक्विवेलेंट कैपेसिटी कितनी होगी? क्या बच्चों, तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे क्या, फिफ्थ में C इक्विवेलेंट इक्वल टू C डैश प्लस C डैश प्लस C डैश अप टू n टर्म, अप टू n। क्यों? क्योंकि n कैपेसिटर है और ईच कैपेसिटर की कैपेसिटी इक्वल है C डैश के इक्वल, तो यहाँ से C इक्विवेलेंट इक्वल टू हो जाएगा C कितना हो जाएगा बच्चों, n इंटू C डैश हो जाएगा। क्या हो जाएगा, n इंटू C डैश। एज्यूम कर लिया जाए 1000 कैपेसिटर है और पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्टेड है और ईच कैपेसिटर की कैपेसिटी जो है 10 वोल्ट है, 10 माइक्रोफैरेड। तो इक्विवेलेंट कैपेसिटी कितनी हो जाएगी बच्चों, 1000 कनेक्टेड है और C डैश की वैल्यू कितनी है, 10, तो 10,000 माइक्रोफैरेड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 10,000 माइक्रो। डायरेक्टली हम लोग नंबर ऑफ कैपेसिटर से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब एक क्वेश्चन और पूछ सकता है कि कुछ प्लेट्स को एक दूसरे के पैरेलल रख दिया गया। क्या किया गया बच्चों, एक दूसरे के पैरेलल रख दिया गया और बैटरी के पॉजिटिव और निगेटिव टर्मिनल से अल्टरनेटली कनेक्टेड कर दिया गया। देखते हैं कैसे, क्या कंडीशन होगा, इसको भी देख लेते हैं जरा। यहां पर एज्यूम किया जाए 1 2 3 4, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, ऐसे करते करते कितने कैपेसिटर है बच्चों, n। क्या है, n। और यहाँ पे बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल, यहाँ पे निगेटिव टर्मिनल। तो निगेटिव टर्मिनल को इसके नीचे और अपर, पॉजिटिव टर्मिनल को टर्मिनल से एक वायर इसके अपर से भेजते हैं। ये फर्स्ट प्लेट है, क्या बच्चों, फर्स्ट, ये सेकेंड, ये थर्ड और ये फोर्थ, और ऐसे nth प्लेट है। अब कह दिया जाए कि जो पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया गया वो पहले को, निगेटिव से दूसरे को अल्टरनेट, फिर पॉजिटिव तीसरे से, निगेटिव को चौथे से, ऐसे अल्टरनेटली कनेक्ट कर दिया गया। क्या किया गया, अगर ये V पर है, 0 पर, तो सब किस पर होंगे बच्चों, V पर, ये भी V पर। जहाँ तक कंडक्टिंग वायर एड रहेगा वहाँ तक पोटेंशियल क्या रहेगा, V। और जब ये 0 पर हो जाएगा तो सब किस पर हो जाएगा, 0 0 0। इसका मतलब ए भी 0 पर, ए भी किस पर आ जाएंगे, 0 0। क्या है बच्चों, तो इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना है, V माइनस 0 V। इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V माइनस 0 V, इसके अक्रॉस V माइनस 0 V। ऐसे ही सभी के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम हो जाएगा, इसलिए किस कॉम्बिनेशन में होंगे, पैरेलल कॉम्बिनेशन में। और कितने कैपेसिटर का फॉर्मेशन होगा, अगर 2 प्लेट ले लें तो 1 कैपेसिटर, 3 प्लेट ले लें तो 1 और 2 कैपेसिटर, अगर 4 प्लेट ले लें तो 1 2 3 कैपेसिटर। इसका मतलब अगर n प्लेट लिया गया है तो कितने कैपेसिटर बन रहे होंगे, n-1। नंबर ऑफ कैपेसिटर कितना होगा बच्चों, n-1 हो जाएगा। नंबर ऑफ कैपेसिटर इक्वल्स टू n-1। और एक कैपेसिटर की कैपेसिटी कितनी हो जाएगी, एप्सिलॉन नॉट A अपान क्या हो जाएगा, D। और ऐसे ऐसे कितने कैपेसिटर कनेक्टेड n-1, तो C इक्विवेलेंट जो हो जाएगा वो हो जाएगा n-1 इंटू C नॉट इक्वल्स टू n-1 एप्सिलॉन नॉट A अपान D हो जाएगा। क्या है बच्चों, n-1 एप्सिलॉन नॉट A अपान D। कॉम्बिनेशन पे क्वेश्चन कैसे कैसे पूछे जा सकते हैं बच्चों। एज्यूम कर लिया जाए यहाँ पर कोई ट्रायंगल है और इसके तीनों साइड्स में कैपेसिटर कनेक्टेड कर दिए गए हैं, 2 माइक्रोफैरेड, 4 माइक्रोफैरेड एंड 6 माइक्रोफैरेड के। कितने के बच्चों, 6 माइक्रोफैरेड के। और कह रहे हैं कि साइड या वर्टेक्स A और B के बीच इक्विवेलेंट कैपेसिटी क्या होगी, B और C के बीच क्या होगा, एंड C और A के बीच क्या होगा। तो कैसे फाइंड करेंगे, अगर हमें A और B के बीच इक्विवेलेंट कैपेसिटी फाइंड करनी है तो एज्यूम कर लेंगे कि एक टर्मिनल जो पॉजिटिव है और दूसरा टर्मिनल क्या है बच्चों, निगेटिव। हेंस A और B के बीच बैटरी कनेक्टेड है। क्या कनेक्टेड है बच्चों, बैटरी। अब हम लोग क्या करेंगे, अगर यहां से चार्ज दिया जाए तो यह चार्ज इसके थ्रू आएगा, या इस पे चार्ज जितना इंड्यूस होगा उतना ही चार्ज इस पे इंड्यूस हो जाएगा। या सिंपल मेथड पहचानने का है कि पैरेलल में है कि सीरीज में है, तो एक चार्ज यहां से देंगे, यह चार्ज इस पर आएगा, इसके द्वारा इस पर इंड्यूस होगा। हेंस यहां से चार्ज इस पर जाएगा। जब
इस पर हम लोग निगेटिव चार्ज देंगे तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस होगा, और जब यहाँ पॉजिटिव चार्ज आएगा तो यहाँ निगेटिव चार्ज इंड्यूस होगा। है चार्ज यहाँ से यहाँ तक ट्रांसफर हुआ है, यहाँ से यहाँ तक चार्ज ट्रांसफर हुआ, या सिंपली ऐसे देख लेंगे कि चार्ज यहाँ से निकल करके यहाँ तक गया ऐसे, या यहाँ से निकल कर यहाँ तक गया। तो अगर एक कैपेसिटर का चार्ज दूसरे के थ्रू होकर जाएगा तो दोनों सीरीज कॉम्बिनेशन में हो जाएंगे। तो 4 और 6 किस में बच्चों? सीरीज में। तो 1/C1 इक्वल्स टू 1/4 प्लस 1/6 इक्वल्स टू क्या लिखेंगे बच्चे? यहाँ से ये हो जाएगा 12, ये 3 और प्लस 2 5/12 हो जाएगा। तो यहाँ से C1 इक्वल टू क्या हम लोग लिखेंगे? 12/5। क्या लिखेंगे बच्चों? 12/5। यह जो कॉम्बिनेशन है इसके साथ पैरेलल में, क्योंकि इसका चार्ज इससे फ्लो नहीं होगा। अगर एक कैपेसिटर का चार्ज दूसरे से फ्लो ना हो तो उसे बोलेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन। इसका मतलब जो C1 ऑब्टेंड हुआ है ये और 2 माइक्रोफैरेड पैरेलल कॉम्बिनेशन में होंगे, C2 इक्वल टू हो जाएगा C1 प्लस 2। क्या है बच्चों? प्लस 2। और C1 की वैल्यू क्या है? 12/5 प्लस 2 इक्वल्स टू 5 एलसीएम ले लेते हैं, 12 प्लस 10 इक्वल्स टू 22/5 हो जाएगा। क्या है बच्चों? 22/5। अगर यही हमको इक्विवेलेंट कैपेसिटी किसके बीच पूछता बच्चों? बी और सी के बीच। किसके बीच? बी और सी के बीच। तो हम लोग कैसे फाइंड करते हैं इसको? तो हम लोग एज्यूम कर लेते हैं कि पॉजिटिव टर्मिनल बी पे है, निगेटिव टर्मिनल सी पर है, या इसका ऑपोजिट, यहाँ पे पॉजिटिव यहाँ पे निगेटिव एज्यूम कर लेंगे। जिसके बीच हमें इक्विवेलेंट कैपेसिटी फाइंड करनी रहेगी वहाँ पे बैटरी कनेक्ट कर देंगे। अब अगर यहाँ से एक चार्ज दें तो यह चार्ज इसके थ्रू होकर जाएगा, यानी 2 माइक्रोफैरेड कैपेसिटर का चार्ज 4 माइक्रोफैरेड के थ्रू होकर जाएगा तो सीरीज में हो जाएगा। 1/C1 इक्वल टू क्या है बच्चे? इसका 1/2 प्लस 1/4। यहाँ से क्या हो जाएगा? 4 एलसीएम ले लें, 2 प्लस 1 इक्वल टू 3/4। 3 क्या हो जाएगा? 4। तो यहाँ से C1 इक्वल टू हो जाएगा 4/3। क्या है बच्चों? 4/3। अब यह जो C1 है और 6 है ये दोनों किस कॉम्बिनेशन है बच्चों? पैरेलल में, क्योंकि इसका चार्ज इसके थ्रू नहीं जाएगा। तो C2 इक्वल टू हो जाएगा C1 प्लस 6 इक्वल्स टू 4/3 प्लस 6 इक्वल्स टू ये हो जाएगा 22/3 माइक्रोफैरेड। क्या है बच्चों? 22/3 माइक्रोफैरेड। नेक्स्ट हम लोग से ये भी पूछ सकता है कि C और A के बीच कितनी इक्विवेलेंट कैपेसिटी होगी। तो क्या करेंगे? यहाँ पे पॉजिटिव टर्मिनल ले लेते हैं, यहाँ पे क्या ले लेते हैं बच्चों? निगेटिव टर्मिनल, या इसका अपोजिट ले सकते हैं। तो अगर हम एक चार्ज दें तो इसके थ्रू फ्लो होते हैं यहाँ तक आएगा। यहाँ पे 2 और 6 माइक्रोफैरेड किस में हो गए? सीरीज में। किस में बच्चों? सीरीज में। सीरीज का यही पहचान होगा कि एक से दूसरे में चार्ज फ्लो हो। तो यहाँ पे 1/C1 क्या लिखेंगे बच्चों? 1/2 प्लस 1/6 इक्वल्स टू 6 एलसीएम ले लेंगे तो यहाँ हो जाएगा 3 प्लस 1 इक्वल्स टू 4/6 इक्वल टू 2/3। यहाँ से C1 अगर फाइंड करें तो 3/2 हो जाए। क्या बच्चों? 3/2। यह जो C1 होगा और ये 4 होगा, ये किस में होंगे? दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन में हो जाएंगे। तो इक्विवेलेंट कैपेसिटी क्या है? C1 प्लस 4। क्या है बच्चों? C1 प्लस 4। C1 की वैल्यू क्या है? 3/2 प्लस 4 इक्वल टू 11/2। क्या है बच्चों? 11/2। नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है बच्चों? एज्यूम कर लिया जाए यहाँ पे 1 माइक्रोफैरेड है, यहाँ पर भी 1 माइक्रोफैरेड है, ऐसे करते करते कहाँ तक चला गया? इनफाइनाइट तक। कहाँ तक बच्चों? इनफाइनाइट तक। और सब 2-2 माइक्रोफैरेड के, ये भी 2 माइक्रोफैरेड का, 2 माइक्रोफैरेड, 2 माइक्रोफैरेड, 2 माइक्रोफैरेड, 2 माइक्रोफैरेड, 2 माइक्रोफैरेड, 2 माइक्रोफैरेड, 2 माइक्रोफैरेड और 2 माइक्रोफैरेड के। ऐसे एक कॉम्बिनेशन आगे इनफाइनाइट तक है। कहाँ तक है बच्चों? इनफाइनाइट तक। और कह रहे कि ये बताइए कि यह किस, इसका जो इक्विवेलेंट कैपेसिटी होगा वो कितना होगा। क्या बच्चों? इक्विवेलेंट कैपेसिटी। तो कैसे हम लोग फाइंड करेंगे? तो अगर हम लोग को जब इनफाइनाइट तक कॉम्बिनेशन देगा तो उसमें ऐसा
स्मॉल पोर्शन सेलेक्ट कर लेंगे जो बार बार रिपीट होता हो। तो हम लोग अगर ध्यान से देखें तो यह पोर्शन बार बार रिपीट हुआ इतना, क्या बच्चों, 2 2 2 अगेन 2 2 2, ये बार बार क्या हो रहा है बच्चों, रिपीट हो रहा है। और सबसे छोटे पोर्शन को छोड़, अगर इसको छोड़ भी दिया जाए, इसको यहां से रिमूव कर दिया जाए, ये इनफाइनाइट तक है, अगर इसको हम लोग हटा भी दे तो भी कॉम्बिनेशन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अगर इनफाइनाइट में से एक सब्सट्रैक्ट भी कर दें तो क्या बचेगा बच्चों, इनफाइनाइट ही। तो अगर इस रिपीटेशन में से एक स्मॉल रिपीटेशन हटा दिया जाए तो भी एक कॉम्बिनेशन अब भी किसके इक्विवेलेंट है, इसी कॉम्बिनेशन के इक्विवेलेंट है। अगर हम लोग इसको यहाँ से रिमूव कर दें तो भी तो 2 2 2 2 2 2 करते इनफाइनाइट तक जाएगा। इसका मतलब इधर का जो इक्विवेलेंट कैपेसिटी आएगी वह यहाँ से लेकर यहाँ तक की इक्विवेलेंट कैपेसिटी के इक्वल होगा। अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ, यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो इक्विवेलेंट कैपेसिटी आएगा वह यहाँ से लेकर यहाँ तक की इक्विवेलेंट कैपेसिटी के इक्वल होगा। क्यों? क्योंकि इस कॉम्बिनेशन को हटा देने पर भी अभी भी इनफाइनाइट तक का सीरीज बना रहेगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन में इधर वाले सभी पोर्शन को हटा देते हैं और उसके प्लेस पे इन दोनों के बीच जो इक्विवेलेंट कैपेसिटी आएगी उतना ऐड कर देते हैं। हेंस क्या करेंगे बच्चे, यहाँ पे 2 2 एंड 2 स्मॉल पोर्शन को यहाँ पे रहने देंगे और इधर वाले के प्लेस पे जो इन दोनों के बीच कैपेसिटी आती ए एंड बी, एज्यूम कर लेते हैं, इनके बीच जो इक्विवेलेंट कैपेसिटी सी आती उसके इक्वल कर देंगे। क्या करेंगे बच्चों, उसके इक्वल कर देंगे, ए सी हो जाएगा। ए हुआ 2, ए बी 2 और ए बी 2, और ये क्या हो गया, इसके प्लेस पे हम लोग सी रख दें, क्योंकि अगर यहाँ से यहाँ तक सी है तो यहाँ से लेकर यहाँ तक भी क्या रहा होगा बच्चों, सी। अब यह और यह किस कॉम्बिनेशन में होंगे, ये दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन में। क्यों? क्योंकि इसका चार्ज इसके थ्रू फ्लो नहीं होगा। तो 1/C1 इक्वल टू हो जाएगा 2 + C। क्या है बच्चों, इन दोनों की इक्विवेलेंट कैपेसिटी। अब हमारे पास कॉम्बिनेशन कैसे बचेगा, यह हुआ 2 और इन दोनों को मिलाकर C1 हो गया है, ए हो गया C1, इन दोनों की इक्विवेलेंट कैपेसिटी। और यहाँ पे अगेन कितना बच गया बच्चों, 2। और ए और बी के बीच भी इक्विवेलेंट कैपेसिटी क्या है बच्चों, C। तो जो हम लोग C लिखेंगे, ये तीनों किस में हो गए, सीरीज कॉम्बिनेशन में, क्योंकि इसका चार्ज इसमें भी जाएगा इसमें भी आएगा। तो अब इक्विवेलेंट कैपेसिटी यहां से कैसे फाइंड करेंगे, इसको देखते हैं। क्या करेंगे बच्चे, यहां से 1/C इक्वल टू ए और बी के बीच इक्विवेलेंट कैपेसिटी 1/C है, 1/2 प्लस 1/C1 और प्लस 1/2। यहां से कितना ऑब्टेन, 1/C इक्वल टू 1/2 प्लस 1/2, 2/2 हो जाएगा, प्लस 1/C1, 1/C इक्वल टू 1 प्लस 1/C1 के प्लेस पे क्या सब्स्टिट्यूट कर दे बच्चों, 2 + C। और इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं C1 की वैल्यू क्या ऑब्टेन होती है। तो फाइनली यहां से ऑब्टेन होगा हम लोग को 1/C इक्वल टू 2 + C, 2 + C + 1, या 1/C इक्वल टू 2 + 3 + C अपान 2 + C। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते, 2 + C इक्वल टू C इंटू 3 + C, 2 + C इक्वल टू हो जाएगा 3C + C²। क्या है बच्चों, 3C + C²। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या ऑब्टेन हो जाएगा, यहां से ऑब्टेन होगा C² इक्वल टू C को इधर ले जाते हैं, प्लस 2C और -3 इक्वल टू 0। क्या है बच्चों, C² इधर जाएगा तो प्लस 2C और -2 इक्वल टू 0 ऑब्टेन हो जाएगा। यहां से अगर हम लोग C की वैल्यू फाइंड करें तो -B प्लस √B² - 4AC अपान 2A से फाइंड कर सकते हैं, -2 प्लस √B², B² की वैल्यू क्या है बच्चों, 4² - 4AC। A की वैल्यू 1 है और C की वैल्यू क्या है बच्चों, -2 है, अपान 2A। A की वैल्यू कितना है, 1। तो C इक्वल टू हो जाएगा -2 प्लस √16 और प्लस क्या हो जाएगा 8। क्या है बच्चों, 8 अपान 2। यहाँ से C इक्वल टू हो जाएगा -2 प्लस √, कितना हो जाएगा 24
अपन क्या हो जाएगा 2, 24 अपन क्या हो जाएगा बच्चों 2 हो जाएगा। तो यहां से फाइनली इसको सॉल्व करेंगे तो क्या ऑब्टेंड होगा, देखते हैं इसको। फाइनली इसको सॉल्व करेंगे तो c इक्वल्स टू ऑब्टेंड हो जाएगा -2 प्लस माइनस √4 इंटू 6 अपन क्या हो जाएगा 2। तो यहाँ से c इक्वल टू -2 प्लस -2 √6 अपान 2, c इक्वल टू 2 कॉमन कर लें तो -1 प्लस माइनस √6 अपान 2, 2 एंड 2 कैंसिल हो जाएगा, c इक्वल टू बच जाएगा -1 प्लस माइनस √6। जो इक्विवेलेंट कैपेसिटी होगी वो क्या होगा बच्चों पॉजिटिव, इसका मतलब पॉजिटिव साइन ले लें, c इक्वल टू -1 प्लस √6 इक्वल टू √6 माइनस क्या हो जाएगा बच्चों 1, क्या हो जाएगा 1। कुछ क्वेश्चन हम लोग को व्हीटस्टोन ब्रिज पर बेस्ड देंगे, किस पर बच्चों, कैपेसिटर में व्हीटस्टोन ब्रिज के कॉन्सेप्ट का यूज करके, प्रिंसिपल का यूज करके कुछ क्वेश्चन बना सकता है इक्विवेलेंट कैपेसिटी फाइंड करने के लिए। देखते हैं किस किस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे। ए कब अप्लाई होगा, एज्यूम कर लिया जाए C1 है, ए क्या है बच्चों C2 है, ए क्या है C3 है, ए क्या है C4 है, और ए और बी के बीच इक्विवेलेंट कैपेसिटी फाइंड करनी है, क्या बच्चों ए और बी के बीच, और यहां पे C5 है, क्या बच्चों C5। तो कंडीशन क्या होता है व्हीटस्टोन ब्रिज का, C1/C2 F, C1/C2 इक्वल्स टू C3/C4, C3 क्या हो जाए बच्चों C4, C1/C2 इक्वल टू C3/C4। तो ये जो होगा वर्क नहीं करे क्योंकि इन दोनों पॉइंट का पोटेंशियल सेम हो जाता है, इसलिए C5 इनएक्टिव हो जाता है, इसे यहां से रिमूव कर देंगे। लेकिन कंडीशन क्या है C1/C2 इक्वल टू C3/C4 होना चाहिए, तो यह इनएक्टिव हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर एज्यूम कर लिया जाए यहाँ पे कुछ कैपेसिटर ऐसे कनेक्टेड हैं 2 माइक्रोफैरेड, यहाँ पे क्या है बच्चों 4 माइक्रोफैरेड, यहाँ पे क्या है एज्यूम कर लिया जाए 5 माइक्रोफैरेड है, और यहाँ पे 10 माइक्रोफैरेड है, 10 माइक्रोफैरेड, और बीच में यहाँ पे जो कनेक्टेड है 3 माइक्रोफैरेड का, और ए और बी के बीच हमें इक्विवेलेंट कैपेसिटी फाइंड करनी है। कहाँ पे बच्चों ए और बी के बीच। तो अगर कह दिया जाए यहाँ पे C1/C2 देख लिया जाए, यहां से एक चार्ज को फ्लो कराते हुए यहां तक लाएंगे बी तक, ए से लेकर के बी तक लाते हैं, तो इसमें इसका चार्ज इसमें जा रहा है, एक का चार्ज जिसमें जाएगा उसका रेशियो देखेंगे। अगेन हम लोग यहां से एक चार्ज लेकर इधर जाएंगे, इसका चार्ज इसमें जा रहा है, तो इन दोनों का रेशियो देखेंगे। इनका रेशियो जरा देखते हैं, 2/4 इक्वल्स टू 5/10 इक्वल होगा, ये भी 1/2 होगा, और ये भी क्या होगा बच्चों 1/2। दोनों अगर 1/2 है, इसका मतलब ये व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस में होगा, और जब बैलेंस सिचुएशन में होगा तो 3 माइक्रोफैरेड का जो कैपेसिटर है वह इनएक्टिव हो जाएगा, और 2 और 4 एक इस कॉम्बिनेशन में सीरीज में, क्योंकि इसका चार्ज इससे फ्लो होगा, तो 1/C1 इक्वल टू 1/2 प्लस 1 क्या होगा बच्चों 4, या 1/C1 इक्वल टू हो जाए, यहाँ 4 एलसीएम ले लेते हैं, 2 + 1 इक्वल टू 3 क्या हो जाएगा 4, तो यहाँ से C1 की वैल्यू हो जाएगा 4/3, C1 की वैल्यू क्या आ जाएगा बच्चों 4/3। नेक्स्ट हम लोग अगर यहां से किसको फाइंड करें, इसको फाइंड करें 5 और 10, तो 1/C2 इक्वल टू ए बी सीरीज में 1/5 प्लस 1/10, और 1/C2 इक्वल टू लिखेंगे यहाँ पे 10 एलसीएम ले लें, तो क्या बच जाएगा बच्चों यहाँ पे 2 + 1 इक्वल टू क्या बच जाएगा 3/10, क्या बचेगा 3/10, तो C2 यहाँ से ऑब्टेंड हो जाएगा 10/3, क्या बच्चों 10/3। और जो यह C1 ऑब्टेंड हुआ यह और C2 ऑब्टेंड, ये तो पैरेलल में हो जाएंगे, क्यों क्योंकि इसका चार्ज इधर से फ्लो नहीं करेगा, हेंस C इक्वल्स टू इक्विवेलेंट कैपेसिटी C1 प्लस क्या हो जाएगा बच्चों C2, पैरेलल कॉम्बिनेशन में C1 C2, तो ये हो जाएगा 4/3 प्लस 10/3, और 4/3 प्लस 10/3, 3 एलसीएम ले लेते 14/3 हो जाएगा, क्या है बच्चों 14/3। ये जरूरी नहीं कि इस कॉम्बिनेशन को इसी फॉर्म में दे, इसे थोड़ा चेंज करके भी दे सकता है, देखते हैं कैसे कैसे क्वेश्चन दे सकता है बच्चों। एक कैपेसिटर, 2 कैपेसिटर, 3 कैपेसिटर, और एक यहाँ पे कनेक्ट कर दे और दूसरा ले जाकर यहाँ पे कनेक्ट कर दे, और ए और बी के बीच इक्विवेलेंट कैपेसिटी पूछ ले, क्या बच्चों ए और बी के बीच
इक्विवेलेंट कैपेसिटी पूछ ले और यहाँ पर जो चार्ज गिवन है वह एज्यूम कर लिए कैपेसिटी 2 माइक्रोफैरेड 4 माइक्रोफैरेड, यहाँ पे 6 माइक्रोफैरेड और 12 माइक्रोफैरेड, ऐसे कॉम्बिनेशन दिया है। ये 9 माइक्रोफैरेड है। क्या बच्चों? 9 माइक्रोफैरेड। और कह दे ए और बी के बीच इक्विवेलेंट कैपेसिटी फाइंड करें तो एक को पॉजिटिव टर्मिनल एज्यूम कर लेते हैं, एक को निगेटिव। अगर पॉजिटिव टर्मिनल को चार्ज दिया जाए तो ऐसे चार्ज होते हुए इधर आएगा। क्या बच्चों? हम लोग एज्यूम कर लेंगे एक पॉजिटिव चार्ज देकर ऐसे फ्लो करते हुए यहाँ तक आ गया, इसका चार्ज इसमें गया तो इसका रेशियो लेंगे 2/4। अगेन एक चार्ज इधर भेजते, इसको छोड़ करके इधर लेकर चार्ज चले जाते हैं। अगर इसका रेशियो भी इक्वल हो गया 6/12, ए भी 1/2, ए भी कितना होगा बच्चों? 1/2। हम लोग चार्ज देकर चेक करेंगे, एक चार्ज देंगे ऐसे लेकर जाएंगे यहाँ से यहाँ तक, इसका चार्ज इसमें फ्लो करेगा तो समझ जाएंगे कि ये 2 और 4 का रेशियो लेना है। फिर अगेन इधर चले जाएंगे, इधर नहीं जाएंगे। अगर यह अपान यह और यह अपान यह इक्वल हो गया तो ये 9 माइक्रोफैरेड इनएक्टिव हो जाएगा। इसका मतलब 2 और 4 अगेन किस कॉम्बिनेशन में हो गए? सीरीज में। तो 1/C1 इक्वल टू 1/2 प्लस 1/4 और 1/C1 इक्वल टू यहाँ से हो जाएगा 4 एलसीएम ले लेंगे तो 2 + 1 इक्वल टू 3/4, यहाँ से C1 इक्वल टू हो जाएगा 4/3। और C2 कौन सा होगा बच्चों? 1/6 प्लस 1/C2 इक्वल टू 1/6 प्लस 1/12 और 1/C2 इक्वल टू हो जाएगा 12 एलसीएम ले लेंगे यहाँ पे तो 2 + 1 और 1/C2 इक्वल टू हो जाएगा 3/12, C2 इक्वल 12/3 और C2 इक्वल टू क्या आ जाएगा बच्चों? 4। क्या आ जाएगा? 4। तो यह जो C1 और C2 होंगे, इधर का कॉम्बिनेशन C1 और इधर का कॉम्बिनेशन C2, ये किस में होंगे बच्चों? पैरेलल में। और जब पैरेलल में होंगे तो इक्विवेलेंट कैपेसिटी C इक्वल टू C1 प्लस C2। C की वैल्यू कितना है? 4/3 और ये कितना है? 4। ये 16/3 क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों? 16/3। नेक्स्ट हम लोगों को कुछ प्लेट्स के कॉम्बिनेशन पे क्वेश्चन दे सकता है। किस पर बच्चों? प्लेट्स के कॉम्बिनेशन पर देखते हैं किस प्रकार के क्वेश्चंस बनाए जाते हैं प्लेट कॉम्बिनेशन पे। इस पर बच्चों प्लेट कॉम्बिनेशन पे क्वेश्चंस कैसे बनाए जाएंगे। ये ज्यूम कर लिया जाए ये फर्स्ट प्लेट है, ये सेकेंड प्लेट है, ये थर्ड प्लेट है, ये फोर्थ प्लेट है। प्लेट का मतलब बच्चों कैसे? पहला प्लेट ऐसे, दूसरा प्लेट ऐसे, तीसरा, चौथा, और इनमें कुछ को कंडक्टिंग वायर द्वारा ऐड कर दिया गया। हमें क्या दिया गया? ए एंड बी के बीच इक्विवेलेंट कैपेसिटी फाइंड करना है और इन दोनों को कंडक्टिंग वायर द्वारा कनेक्ट कर दिया गया। इच प्लेट के बीच का डिस्टेंस स्मॉल डी गिवन है और इच प्लेट का एरिया क्या है बच्चों? ए। ऐसे पूरा प्लेट एक्सपेंडेड है पूरा, ऐसे ये केवल एज दिखाई दे रहा है, ऐसे पूरा प्लेट है ऐसे। तो अब क्या दिया जाए कि हम लोग सबसे तो पहले देखें किस कॉम्बिनेशन में होंगे। तो एक पॉजिटिव टर्मिनल पे होगा, एक किस पर होगा बच्चों? निगेटिव टर्मिनल पे। और इनकी नंबरिंग हम लोग करेंगे यहां से 1 2 3 4, या तो इधर से नंबरिंग कर दें या तो इधर से। और जिनके बीच इक्विवेलेंट कैपेसिटी फाइंड करनी है उनको किनारे पर लिखेंगे। यहां पे ए है और यहां पे क्या है बच्चों? बी। ए को कौन सा नंबर गिवन है? 1। बी को कौन सा नंबर गिवन है? 4। और उन पॉइंट्स को एक ही प्लेस पे लिखेंगे जिनका पोटेंशियल सेम हो। क्या बच्चों? जिनका पोटेंशियल सेम हो। तो पोटेंशियल 3 और 2 और 3 दोनों का क्या है? सेम। तो यहां पे पॉइंट 2 और पॉइंट 3 को एक ही प्लेस पे लिख देंगे। 2 एंड 3 एट द सेम प्लेस, एट सेम पोटेंशियल, तो सेम प्लेस पे होंगे। अब हम लोग यहां से कॉम्बिनेशन बना, पहले क्या करेंगे? जिनके बीच इक्विवेलेंट कैपेसिटी फाइंड करना है उन्हें किनारे पे लिखेंगे। उसके बाद उन पॉइंट्स को एक प्लेस पे लिखेंगे जिनका पोटेंशियल सेम हो, हैंस 2 और 3। और फर्स्ट और सेकेंड प्लेट के बीच एक कैपेसिटर बनाते हैं। तो फर्स्ट यहाँ पे, सेकेंड यहाँ पे, इनके बीच क्या करेंगे बच्चों? एक कैपेसिटर बना देंगे C। अब सेकेंड और थर्ड के बीच बनाएंगे, लेकिन सेकेंड और थर्ड तो एक ही पॉइंट पे, कोई कैपेसिटर नहीं बनेगा। उसके बाद थर्ड और फोर्थ के बीच, पहले फर्स्ट सेकेंड थर्ड, फिर थर्ड और फोर्थ। तो थर्ड यहाँ पे, फोर्थ यहाँ पे, इनके बीच एक कैपेसिटर बना देंगे। ये दोनों किस में हो जाएंगे? सीरीज में। तो इक्विवेलेंट कैपेसिटी जब फाइंड करेंगे तो 1/C1 इक्वल्स टू 1/C प्लस 1/C
और 1/C1 इक्वल टू 2/C, तो यहाँ से C1 इक्वल टू हो जाएगा C/2, और इच प्लेट का एरिया A है और दो प्लेट्स के बीच का डिस्टेंस D है, तो C इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/2 ε0 A/D। कितना हो जाएगा बच्चों ε0 A/D। नेक्स्ट हम लोग क्या करते हैं, एज्यूम कर लिया जाए इसी क्वेश्चन में प्लेट्स का कॉम्बिनेशन बदल गया, ए और बी के बीच इक्विवेलेंट कैपेसिटी फाइंड करनी है, और किसको किसको हम लोग कंडक्टिंग वायर द्वारा कनेक्ट कर दिए, फर्स्ट और फोर्थ प्लेट को। इसको बच्चों फर्स्ट और फोर्थ प्लेट को, तब हम लोग इक्विवेलेंट कैपेसिटी कैसे फाइंड करेंगे, क्या कॉम्बिनेशन होगा यहाँ पे, तो जिन दो पॉइंट के बीच या जिन दो प्लेटों के बीच इक्विवेलेंट कैपेसिटी फाइंड करनी है उनको इंड पर लिखेंगे ए एंड बी। ए को कौन सा नंबर दिया गया बच्चों, ए को नंबर दिया गया है 2 और बी को कौन सा नंबर दिया गया है 3, और यहाँ पे फर्स्ट और फोर्थ दोनों एक ही पॉइंट पे होंगे। क्यों, क्योंकि दोनों का पोटेंशियल सेम होगा, इसका पोटेंशियल भी तो इसका पोटेंशियल भी क्या होगा बच्चों भी। अब यहाँ पे फर्स्ट और सेकेंड के बीच पहला कैपेसिटर बनाते हैं, फर्स्ट यहाँ पे सेकेंड यहाँ पे, पहला कैपेसिटर सी यहाँ पे आ जाएगा, 2 और 3 के बीच दूसरा बनाते हैं, तो 2 यहाँ पे 3 यहाँ पे, एक कैपेसिटर 2 और 3 के बीच, इसके बीच बच्चों सेकेंड प्लेट यहाँ पे है, थर्ड प्लेट, तो सेकेंड और थर्ड के बीच एक यहाँ बना देते हैं, या यहीं से कंबाइन कर देते हैं सेकेंड और थर्ड के बीच। नेक्स्ट थर्ड और फोर्थ, थर्ड यहाँ पे फोर्थ यहाँ पे, एक कैपेसिटर यहाँ बना देते हैं। अब ये जो होगा पॉजिटिव टर्मिनल एज्यूम कर लेते हैं, इसको नेगेटिव टर्मिनल, क्या बच्चों नेगेटिव, ABC ABC ABC। क्यों, क्योंकि सभी प्लेटों के बीच का डिस्टेंस इक्वल है, सभी का एरिया भी इक्वल है, तो ये दोनों है सीरीज कॉम्बिनेशन में C और C, तो इनकी इक्विवेलेंट कैपेसिटी हो जाएगी C/2। कितनी बच्चों C/2, और इनके साथ ये पैरेलल में होगा, तो जो कॉम्बिनेशन की टोटल कैपेसिटी होगी C1 और प्लस क्या आ जाए बच्चों C, तो यहाँ से C2 इक्वल टू हो जाए C/2 प्लस C, या C2 इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये 3C/ कितना आ जाएगा 2, कितना आ जाए बच्चों 3C/2। तो प्लेट के कॉम्बिनेशन पे ऐसे क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं सिलिंड्रिकल कैपेसिटर। कौन सा बच्चों, सिलिंड्रिकल कैपेसिटर पे क्वेश्चन कैसे बनाए जा सकते हैं। सिलिंड्रिकल कैपेसिटर कौन सा बच्चों, सिलिंड्रिकल और स्फेरिकल दो और बचा है, दोनों पर फॉर्मूला बेस्ड या कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। देखते हैं जरा, स्फेरिकल कंडक्टर, क्या बच्चों स्फेरिकल कंडक्टर यहां पे गिवन है। स्फेरिकल कंडक्टर में कि क्या होगा, दो कॉन्सेंट्रिक स्फेयर, क्या बच्चों दो कॉन्सेंट्रिक स्फेयर होते हैं, एक की रेडियस एज्यूम कर लेते हैं स्मॉल a है, एक की स्मॉल b और एक को स्मॉल a एज्यूम कर लेते हैं। a b किसी को एज्यूम कर सकते हैं हम लोग, जो इसमें इनर स्फीयर होता है उसे किसी इलेक्ट्रिक सोर्स, पॉजिटिव इलेक्ट्रिक सोर्स द्वारा कनेक्ट कर दिया जाता है, तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। क्या होता है बच्चों, पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। इस पॉजिटिव चार्ज के कारण आउटर स्फीयर के इनर सरफेस पर निगेटिव चार्ज इंड्यूस होता है और आउटर सरफेस पर पॉजिटिव चार्ज, लेकिन अर्थिंग कर देने की वजह से क्या बच्चों, ये जो आउटर सरफेस का चार्ज होता है जीरो हो जाता है। तो यहाँ पे प्लस माइनस फॉर्म हो जाएगा दो सरफेस, और इनकी इलेक्ट्रिक कैपेसिटी जो होती है C इक्वल टू, अगर इनके बीच फ्री स्पेस है तो 4πε0 AB अपान B माइनस ए, क्या बच्चों 4πε0 AB अपान लार्ज रेडियस में से स्मॉल रेडियस को सब्सट्रैक्ट कर देंगे। इस पर ऑब्जेक्टिव या तो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड दे देगा, रेडियस दे देगा और कहेगा इक्विवेलेंट कैपेसिटी फाइंड कीजिए, या ऐसे पूछ सकता है कि स्फेरिकल कंडक्टर की रेडियस कैपेसिटी बढ़ाने के लिए फॉर इंक्रीजिंग C ऑफ स्फेरिकल कंडक्टर, क्या बच्चों क्या होना चाहिए। तो इसके लिए क्या करेंगे हम लोग, ऑप्शन में देगा A एंड B, मतलब यहां पर रेडियस लिखेगा A एंड B शुड बी लार्ज, क्या होना चाहिए बच्चों लार्ज। B में देगा A एंड B शुड बी स्मॉल,
नेक्स्ट क्या कर देगा बच्चों सी, डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी शुड बी स्मॉल, और डी देगा इसमें क्या बच्चों, नॉन ऑफ दिस। तो क्या होना चाहिए, अगर सी की वैल्यू अधिक करनी है तो ए और बी की वैल्यू अधिक होनी चाहिए, लेकिन उनके डिफरेंस की वैल्यू क्या होनी चाहिए, कम। क्यों, क्योंकि स्मॉल नंबर से डिवाइड करेंगे तो इसकी वैल्यू लार्ज ऑब्टेंड होगी। तो ए और बी अधिक होनी चाहिए, ये करेक्ट है। कह रहा है उनका डिफरेंस क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, ये भी करेक्ट है। अगर कह दिया दोनों प्लेटों के बीच के डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट का मीडियम भर दिया जाए तो कैपेसिटी के 4πε0 के ए बी अपान क्या हो जाएगा, बी माइनस ए। क्या बच्चों, बी माइनस ए। नेक्स्ट हम लोगों को दे सकता है सिलेंड्रिकल कैपेसिटर। क्या बच्चों, सिलेंड्रिकल कैपेसिटर। इस पर बेस्ट क्वेश्चन देखते हैं कैसे पूछेगा हम लोग से। कौन सा कैपेसिटर देगा बच्चों, सिलेंड्रिकल। कैपेसिटर। इसमें क्या होते हैं, दो कोएक्सियल मेटेलिक सिलेंडर कुछ दूरी पर सिचुएटेड होते हैं, जिनके बीच का गैप कुछ गिवन रहेगा। ऐसे कोएक्सियल लेंगे, दोनों का एक्सिस एक रहेगा। इसकी लेंथ एज्यूम कर लेते हैं स्मॉल एल है। क्या बच्चों, इसकी रेडियस ए है, इसकी रेडियस क्या है, बी है। इसको पॉजिटिव इलेक्ट्रिक सोर्स द्वारा कनेक्टेड कर दिया गया और इसे इसकी अर्थिंग कर दी गई। क्या बच्चों, अर्थिंग कर दी गई है। तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। क्या है बच्चों, पॉजिटिव चार्ज। इस पर निगेटिव चार्ज इंड्यूस होगा, आउटर सरफेस पे पॉजिटिव चार्ज भी इंड्यूस होगा, लेकिन वो अर्थ में चला जाएगा। कहाँ पे बच्चों, अर्थ में। तो इसकी इलेक्ट्रिक कैपेसिटी कितनी होती है, 2πε0 L अपान log B अपान A। नेचुरल लॉग रहेगा यहाँ पे। क्या रहेगा बच्चों, नेचुरल लॉग। तो इसकी इलेक्ट्रिक कैपेसिटी जो होती है C0 इक्वल टू 2πε0 L log B अपान A हो जाएगा। यहाँ नेचुरल लॉग है। क्या बच्चों, इसको हम लोग अगर 10 बेस पर लिखें तो क्या होगा, 2πε0 L अपान 2.303 log बेस कितना हो जाएगा, 10 B बाई A। तो यहां पर भी क्वेश्चन हम लोग से फार्मूला बेस्ड पूछ सकता है। ए और बी की वैल्यू देकर हमें सी पूछ सकता है, या कह सकता है कि इसकी इलेक्ट्रिक कैपेसिटी बढ़ाने के लिए लेंथ बढ़ाना पड़ेगा कि घटाना पड़ेगा। तो लेंथ को क्या करना पड़ेगा बच्चों, बढ़ाना पड़ेगा। नेक्स्ट, अगर दोनों प्लेटों के बीच अगर के डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट का कोई मीडियम भर दिया जाए तो उसकी इलेक्ट्रिक कैपेसिटी कितनी हो जाएगी, 2πε0 के इंटू L अपान log B बाई A।